वध का देवता। अध्याय 1। दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म। वध का देवता। दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म। अध्याय 1। दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म। शी यान अचानक जाग गया। उसका सिर दर्द से धड़क रहा था। जब वह थोड़ा संभला तो उसने चारों ओर देखा और खुद को एक धुंधली पत्थर की गुफा में पाया जो बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी थी। जगह जगह हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे और उसके बगल में अजीबोगरीब कपड़ों में 1 दर्जन लाशें पड़ी थीं। कपड़े नए और चमकीले लग रहे थे। ये लोग हाल ही में मरे थे। मैं कहाँ हूँ? क्या यह अभी भी बहामास है? 27 वर्षीय शी यान एक चरम खेल प्रेमी था। उसकी माँ की मृत्यु समय से पहले हो गई थी, जबकि उसके पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी। इससे उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति हो गई जिसका वह जीवन भर उपयोग नहीं कर सका। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही कई ऐसी चीजें हासिल कर लीं जिन्हें अन्य लोग जीवन भर हासिल करना चाहते हैं। यद्यपि वह युवा और अमीर था, लेकिन उसके पास भविष्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं था, जिसके कारण वह लंबे समय तक दुखी रहा। 17 साल की उम्र तक उन्हें पहली बार चरम खेलों का अनुभव नहीं हुआ, जिससे उन्हें अविश्वसनीय उत्साह मिला। अपनी बड़ी संपत्ति के कारण वह इन खेलों को अपनी इच्छानुसार कर सकते थे, जबकि आम लोग ऐसा नहीं कर पाते। फ्री क्लाइंबिंग, मगरमच्छ बंजी, कम ऊंचाई पर पैराशूटिंग, ज्वालामुखी स्केटबोर्डिंग, क्लिफ डाइविंग और लिम्बो स्केटिंग जैसे क्लासिक चरम खेलों से शी यान को सबसे ज्यादा खुशी मिली। उसे मौत का रोमांच पसंद था जिसने उसे उत्साहित किया और उसका खून खौला दिया। 10 सालों में उसने हर तरह के खतरनाक चरम खेल आजमाए थे, जिससे शी यान का शरीर असाधारण रूप से मजबूत हो गया था। सैकड़ों बार मौत के करीब पहुंचने के बाद उसकी नसें स्टील की तरह सख्त हो गई थीं। उसने एक बार मजाक में कहा था कि वह व्यक्ति है जो ग्रिम रीपर के सबसे करीब है। बहामास में ब्लू होल की खोज सबसे खतरनाक चरम खेल था जिसमें उन्होंने कभी भाग लिया था। इनमें से कुछ ब्लू होल सैकड़ों मीटर गहरे थे, जबकि कुछ भूलभुलैया जैसे जटिल थे। इसके अलावा हर छोटी सी हरकत गुफा के तल पर रेत को हिला सकती थी। चाहे आपकी रोशनी कितनी भी तेज क्यों न हो, आप अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाएंगे। भले ही आप एक अनुभवी गोताखोर हों, लेकिन ब्लू होल में कूदने से पहले आपको स्टील का तार पहनना पड़ता था। स्टील का तार खोजकर्ताओं की जीवन रेखा थी, जिसकी लंबाई खोजकर्ताओं की दूरी तय करती थी। उस दूरी से आगे बढ़ना आत्महत्या के समान था, क्योंकि स्टील के तार के बिना कोई भी उस भूलभुलैया से बाहर नहीं निकल सकता था। बहामास मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार ब्लू होल में गुफा में गोता लगाने से संबंधित औसतन 20 मौतें हुईं, जिनमें से अधिकांश की मौत दिशा भटकने के कारण हुई। इस सबसे खतरनाक चरम साहसिक कार्य में शी यान ने अपनी जीवन रेखा, स्टील के तार को फेंक दिया, एक आत्मघाती साहसिक कार्य में प्रवेश किया और अंततः रहस्यमय ब्लू होल में खुद को खो दिया। और ब्लू होल में खो जाने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शी यान बर्फीली चट्टानी जमीन पर लेटा हुआ था, गुफा की दीवारों से आ रही धुंधली रोशनी की मदद से अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ यादें उभर रही थीं जो उसकी नहीं थीं। यह एक अन्य शी यान की स्मृति थी। वह लड़का 17 साल का था और उसका नाम भी वही था। प्राचीन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने के कारण वह लड़का सभी प्रकार के ऐतिहासिक अवशेषों का दीवाना था, और एक प्राचीन मानचित्र की वजह से वह आधे साल तक संघर्ष करता रहा और आखिरकार अपने पहरेदारों के साथ यहाँ पहुँच गया। पूरे शरीर में कमजोरी महसूस करते हुए शी यान ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से खुद को ऊपर उठाया। तभी आश्चर्यचकित होकर शी यान ने देखा कि यह शव उसका नहीं था, बल्कि दूसरे शी यान का था जो केवल 17 वर्ष का था। वह एक क्षण के लिए अचंभित रह गया। क्या मैं ब्लू होल में मर गया? नहीं, मैं अभी भी जीवित हूँ, लेकिन एक अविश्वसनीय तरीके से। दूसरे शी यान की यादों के अनुसार इस जगह को ग्रेस मेनलैंड कहा जाता था, जहाँ कोई विज्ञान या तकनीक नहीं थी, कोई सैनिक या युद्ध नहीं था। यहाँ के कई निवासियों ने जन्म के कुछ समय बाद ही रहस्यमयी क्षमताएं प्रदर्शित की। कुछ के पास बिजली की शक्ति थी, कुछ पौधों को नियंत्रित कर सकते थे, कुछ धरती में सुरंग बना सकते थे, कुछ ठंड का उपयोग कर सकते थे, और कुछ राक्षस जानवरों के साथ संवाद करने में सक्षम थे। इन विभिन्न क्षमताओं वाले लोग योद्धा बन जाते थे, और उनकी क्षमताओं को मार्शल स्पिरिट्स के रूप में संदर्भित किया जाता था। मार्शल स्पिरिट्स ऐसी चीज थी जिसके साथ कोई व्यक्ति जन्म लेता है, और बहुत कम लोग ही किस्मत के बल पर इसे प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इस मुख्य भूमि का नाम ग्रेस मेनलैंड रखा गया, क्योंकि योद्धाओं का मानना था कि मार्शल स्पिरिट्स भगवान की ओर से एक उपहार है। अधिकांश योद्धाओं को मार्शल स्पिरिट का आशीर्वाद नहीं मिला था। साधारण लोग योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते थे,
लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। मार्शल स्पिरिट इतने शक्तिशाली थे कि वे योद्धा के प्रशिक्षण को लाभ पहुंचा सकते थे, उनकी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकते थे और उन्हें अपनी विशेष योग्यताएं प्रदान कर सकते थे। परिणामस्वरूप समान स्तर के योद्धाओं में से जिनके पास मार्शल स्पिरिट थी, वे अधिक शक्तिशाली थे और बेहतर परिणाम प्राप्त करते थे। उन्होंने आधा काम किया और दुगुने परिणाम प्राप्त किए। इसकी संभावना अधिक थी कि किसी को मार्शल स्पिरिट विरासत में मिली हो। सामान्य तौर पर अगर माता पिता में से किसी एक में आत्मा होती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि उनके बच्चे को भी वही आत्मा विरासत में मिले। अगर माता पिता दोनों में आत्मा होती है, तो उनके बच्चे को पिता या माता में से किसी एक से आत्मा विरासत में मिलने की संभावना और भी अधिक होती है। 100 में से केवल एक ही संभावना थी कि एक दंपति जिनमें दोनों में आत्मा विद्यमान हो, एक साधारण बच्चे को जन्म दे। Even rarer was the situation where the kid inherited both spirits from his parents. This inherent type of martial spirit was called twin spirits, and those type of lucky individuals which possessed them were also known as a son of God. It only happened to 1 in 10,000 couples who possessed different spirits. Shi Yan stood there and continued to put the foreign memories into order. The original owner of this body came from the Shi family. They possessed the petrification martial spirit which could make the body as hard as a rock in battle, preventing damage to the body. As said fighter raised their cultivation, the petrification martial spirit would become much stronger, to the point where they were almost indestructible. Unfortunately, this guy didn't inherit the petrification martial spirit, and was thus considered a poor successor for the martial arts that the Shi family trained in. He also showed no interest in martial arts, and never learned anything about them either. All he had been devoted to was the exploration of historical remains. Thanks to that ancient map, he had crawled through numerous heavy bushes and suffered a lot to arrive at this ancient cave. Woo woo woo, hoo hoo hoo. Uddharan Chinha. Suddenly a devil-like cry came from the deep within the cave. Astonished, Shi Yan looked around to find a blood pool in the direction the voice came from. The blood pool, about 10 square meters in size, was located in the middle of the cave, filled with a red fluid which looked just like blood. It was bubbling on the surface and was giving out horrifying shrieks and howls when the bubbles popped. He realized that his escorts were driven insane by the howls, and they had started to kill each other. They all died in succession, while the 17-year-old Shi Yan fainted. It was all because of the blood pool. Shi Yan stared at the blood pool with a rigid face. The howl slowly awoke the desire to kill within him, and made him want to kill anyone around him. His head was still aching and the howls from the blood pool never stopped tormenting him, which made it hard for him to concentrate. Uddharan Chinna ... Must be the blood pool. His countless near-death experiences had steeled his mind and Shi Yan managed to calm down. Although his head still ached, he was able to stay focused, and walk towards the blood pool. Crack, crack, crack. Shi Yan looked dignified, while grey dry bones shattered under his feet. Judging by the pile of bones in the cave, he could only guess how many people had previously died in this place. The pool was the source of this evil. If he wanted to examine the secrets of the blood pool, he had to be prepared for death. जैसे जैसे वह खून के तालाब के करीब पहुंचता गया, चीखें तेज होती गईं, जो उसके सिर में तीखे चाकुओं की तरह चुभती गईं। चीखों में निहित नरसंहार की आवाज ने उसकी तर्क शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया। वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाता। अगर इतने सालों तक उसने जिस चरम कंडीशनिंग का सामना किया था, उसने धीरे धीरे उसकी आत्मा को आकार नहीं दिया होता। खून के तालाब के पास हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तालाब के बीच में कुछ दूधिया सफेद हड्डियां भी तैर रही थीं। ये छोटा सा खून का तालाब शूरा के खून की समुद्र जैसा था, जिसने अनगिनत जिंदगियां निगल ली थीं। शी यान को लग रहा था कि उसकी आत्मा इस विचित्र रक्तकुंड की वजह से यहाँ बुलाई गई है। उसे लगा कि शायद ये रक्तकुंड बहामास के ब्लू होल में वापस जाने का उसका टिकट है। जब वह खून के कुंड के करीब पहुंचा, तो शी यान को अचानक कुछ अजीब लगा। कुंड के बीच में खून लाल और गाढ़ा था, लेकिन उसे खून की हल्की सी भी गंध नहीं आ रही थी। इसके विपरीत उसके आसपास की हवा बहुत ताज़ा थी, यहाँ तक कि एक अजीब सी खुशबू से भरी हुई थी। सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उसने निर्धारित किया कि यह विदेशी खुशबू वास्तव में खून के तालाब से आ रही थी। शी यान उत्सुकता से भर गया और उसने सोचा कि रक्त के तालाब में अवश्य ही कुछ अजीब बात है। फिर से उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अचानक
लाल रक्त से भरे एक अंतहीन समुद्र का भ्रम उसके दिमाग में आया। अनगिनत लाशें जमा होकर द्वीप बन गई थीं। कुछ हड्डियां क्रिटेशियस काल के डायनासोर की हड्डियों जैसी थीं और एक छोटी पहाड़ी जितनी बड़ी थी। खून के समुद्र से एक आवाज निकल रही थी जो बार बार चिल्ला रही थी, मार 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 मार। शियान ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं रह सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक दम घुटने वाला और भयानक दबाव उस पर हावी हो गया। उसे एक परिचित स्पर्श का एहसास हुआ, जिससे उसे पता चला कि वह पहले कभी मौत के इतने करीब नहीं था। वह जानता था कि अगला कदम संभवतः मौत का होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में उन नीरस रोमांचों ने उसे भयभीत नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसे बहुत खुशी दी। मौत का सामना करना और सभी खतरों से बचना ही चरम खेलों की सच्ची परिभाषा थी। कदम दर कदम, एक के बाद एक, रक्तकुंड की पुकार सुनकर शियान आखिरकार किनारे पर चला गया। उसने छोटे रक्तकुंड को देखा। उसके चरित्र का पागलपन भरा पक्ष सामने आ गया था। उसने दहाड़ते हुए कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, छोटे रक्तकुंड। फिर वह पूल में कूद गया। वध का देवता, शरीर का पुनर्निर्माण। 01:40 ट्रुविद, अध्याय 2, शरीर का पुनर्निर्माण। जैसे ही शियान खून के कुंड में घुसा, खून उसकी कमर तक पहुंच चुका था। अचानक कुंड में खून ऐसे घूमने लगा मानो वह जीवित हो। उसके शरीर पर लताओं की तरह ऊपर नीचे रेंगने लगा। कुछ सेकंड बाद उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और कसकर जकड़ गया। पूल में बहता लाल खून खूंखार सांपों की तरह था, जो लगातार उसके चारों ओर लिपटता रहा, जब तक कि वह खूनी कोकून में तब्दील नहीं हो गया। उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द की लहर फैल गई। शियान को लगा जैसे उसके मस्तिष्क को टुकड़ों में काटा जा रहा है। यह मौत से भी बदतर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर में घुस रहे हैं और उसकी बाहों, पैरों, हड्डियों और अंतड़ियों में इधर उधर घूम रहे हैं, उसके खून और मांस को खा रहे हैं। शियान कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकाल पा रहा था, और न ही उसका शरीर हिल पा रहा था। एक अजीब सा तरल पदार्थ उसकी पसलियों से होते हुए एक छोटी सी धारा की तरह धीरे धीरे बहने लगा और जहां से भी गुजरा उसकी नसों को चीरता हुआ निकल गया। फिर तरल पदार्थ तेजी से बढ़ने लगा और कई धाराओं में बंट गया और उसके शरीर के भीतर 720 मेरिडियन में तेजी से बहने लगा। उसके सिर में दर्द और भी बढ़ गया। शियान को अपने मेरिडियन 1 में कुछ अजीब बदलाव महसूस हुए। उसे लगा कि उसके 720 मेरिडियन काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि वे चिलचिलाती गर्मी और कड़कड़ाती ठंड के बीच बदल रहे थे। उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। इसके तुरंत बाद उसकी मध्याह्न रेखाएं छोटे चक्रवातों में बदल गईं और पागलों की तरह घूमने लगीं। तरल की थोड़ी मात्रा हर चक्रवात में समा गई और तेजी से उनमें समा गई। तरल को अवशोषित करने के बाद चक्रवात बड़े हो गए और प्रक्रिया तेज हो गई। दर्द की तीव्रता लगभग असहनीय थी। उसे लगा कि उसका शरीर एक विशाल बर्तन की तरह है, जो अजीब तरल पदार्थ से भरा हुआ है। यह उसे ऐसे तरीकों से बदल रहा था जिसे वह संभवतः समझ नहीं सकता था। ये द्रव मेरे शरीर में मेरिडियन को रूपांतरित कर रहा है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह बेहोश हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काफी देर के बाद शियान फिर से जाग गया। जलन वाला दर्द गायब हो गया था और उसकी जगह उसकी मेरिडियन में सुन्न दर्द ने ले ली थी। तरल पदार्थ अपने मूल स्थान पर वापस आ गया था और रक्त का पूल शांत हो गया था। अप्रत्याशित रूप से उसने अपने शरीर में एक गर्म सनसनी महसूस की। इस सनसनी के एक पूरे चक्र के बाद उसे असाधारण आराम महसूस हुआ और उसके शरीर में ताकत बढ़ गई। गहन क्यूई 2, उसे एहसास हुआ कि इसकी उत्पत्ति रक्त की कुंड से हुई है। ये वह कीमती क्यूई है जिसे केवल योद्धा ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शियान की यादों में उसे पता चला कि प्रोफाउंड क्यू योद्धाओं के लिए शक्ति का स्रोत था। ये योद्धाओं के लिए शक्तिशाली मार्शल आर्ट का समर्थन और विमोचन करने का आधार था। Warriors were strictly ranked into 10 grades according to the strength of their profound chi. These were elementary, nascent, human, disaster, earth, nirvana, sky, spirit, true god and king, both 3 with each grade containing 3 divisions. Warriors were stronger than commoners. Profound chi determines the status one would have. One could be called a warrior as long as he possessed the slightest amount of profound chi. The vast majority of people couldn't obtain any profound chi throughout their entire life. Once obtained, they could strengthen it simply by training. Therefore, as long as a warrior possessed chi, they would always have a place to return to.
As the weak profound chi gently circulated throughout his body, Shi Yan came to his senses. Even if he couldn't go back to his world, he would survive here. Just then he noticed that the blood cocoon was still tightly wrapped around him. Shi Yan spared no effort to struggle. Here, the blood cocoon cracked, and Shi Yan jumped out. Looking around, he found himself in that odd cave with the bones everywhere. However, the blood pool had all dried up. Only a few pieces of broken bones were left. A huge glittering blood cocoon, as thin as a wafer, towered in the center of the empty pool. After Shi Yan glanced at it, a small flame ignited at the bottom of the cocoon. The flame grew wildly and started to burn the bones. In a few minutes, the blood cocoon and the bones were all burnt to nothingness. A red light sparkled in the dry pool. There was a sparkling delicate ring quietly lying there. Shi Yan stared at the strange ring for a while and assumed this ring must have some connection with the blood pool. After a few seconds of hesitation, he stepped in again, picked up the ring, and wore it on the ring finger of his left hand. The ring conveyed a warmth that made Shi Yan feel strongly connected to it, as if the ring had become a part of his body. All at once, the weak profound chi in his body lost control and rushed towards the crimson ring. However, it was blocked by the skin of his finger and failed to enter the ring. Shi Yan was shocked and tried to take off the ring immediately, only to find that the ring had been firmly placed onto his ring finger like an unmovable boulder. No matter how hard he tried, the ring wouldn't move an inch. Now that the profound chi couldn't break the skin, it went back to normal after a while. The warmth and red gleam on the ring faded away as well. The ring kept silent after that, thus Shi Yan started to analyze the situation. The blood in the pool must have purified my body. The blood pool was 10 square meters in size. Though not huge, the blood it contained would weigh at least a few tons. There was no way for an elephant to hold that much liquid inside its body. Shi Yan turned pale. He subconsciously looked around and wanted to see how his body had changed. Had it swelled up? He was incredibly anxious. To his surprise, his body was only skin and bones. The clothes on him looked ridiculously large now. It was better to call him a withered mummy. Shi Yan turned even paler. He never expected that this blood pool would not only fail to send him back to his previous world, but would make such inconceivable changes to him. Guru, Guru, his stomach began rumbling and he suddenly felt extremely ravenous. He thought he could almost devour an elephant. But there was nothing to eat in the cave. He glanced at the dry blood pool and was sad to find that he could no longer return to his world. Shi Yan decided to find a weapon. He remembered those escorts had fought against each other with all kinds of weapons. However, after he examined them, he found that all of the weapons had rusted or been destroyed, none of which could be used anymore. Crestfallen, Shi Yan could only leave empty-handed from the stone cave. Yojakchin, Yojakchin, Yojakchin. There was a heat wave in the moist air, with the sound of rippling water running in the distance. Ancient trees rose from the ground and blocked the sun like a giant umbrella. Only a few spots of sunlight could be seen on the wetland. The dark forest. Shi Yan recalled this place with the help of the memory of his new body once he got out of the cave. The dark forest covered a large area, where the trees were too thick to let the sunlight in. Thus the forest was damp and dark even in the daytime. That was the reason it was called the Dark Forest. The Dark Forest was surrounded by the Merchant Union, the Fire Empire and the God-Blessed Empire 4. The Merchant Union was to the north of the forest, the God-Blessed Empire in the south, and the Fire Empire in the west. Merchants from the three countries had to pass through the Dark Forest to trade. Demon beasts always made their appearance in the Dark Forest, some of which even reached the 6th or 7th grade. As the trade caravans, soldiers and warriors crossed the dark forest now and then, they knew that demon beasts of a high level only appear in special areas, and those of a low level were usually vagrants. In general, trade caravans wouldn't come across high-level demon beasts as long as they traveled along their usual routes. However, soldiers and warriors often adventured into the beast-infested areas looking for fights. Great risk yields great benefits. Once a soldier killed a demon beast of the 6th or 7th level, he would immediately obtain a large amount of crystal coins. Each demon beast above level 6 had a monster core inside its body. This monster core was of great use to warriors, alchemists, and blacksmiths. Apart from the monster core,
Its fur, fangs, bones, flesh, and poison were all very valuable. The body of a high-grade demon beast was full of treasures. इसने साहसी सैनिकों और योद्धाओं को डार्क फॉरेस्ट में साहसिक कार्य करने के लिए आकर्षित किया। हालांकि केवल कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते और कुछ लाभ प्राप्त कर पाते। उनमें से अधिकांश ने एक राक्षस जानवर की बुद्धि और ताकत को कम करके आंका और इस तरह अपने जीवन के साथ इसकी कीमत चुकाई। शियान ने कुछ देर तक अपने आसपास का निरीक्षण किया और दूर से पानी की आवाज़ और महिलाओं के बातचीत करने की आवाज़ सुनी। जब शियान हिचकिचा रहा था तो उसने पास ही झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनी, जैसे कोई पत्तियों से छेड़छाड़ कर रहा हो। शियान ने अवचेतन रूप से उस दिशा की ओर देखा। घनी झाड़ियों के बीच से उसे एक दुबली पतली और सुंदर महिला का शरीर दिखाई दिया। महिला ने अपनी सफ़ेद बेल्ट उतारी, नीचे बैठी और अपना आड़ू जैसा सफ़ेद नितंब उसे दिखाया। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद हाथ परेशान करने वाले मच्छरों को दूर भगा रहा था, यूं क्योंकि वह पेशाब करने वाली थी। महिला ने अपने पीछे किसी की आंखों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह खुशी से गाने लगी। पहले तो शियान दंग रह गया, लेकिन जल्द ही वह उस आकर्षक सफ़ेद नितंब पर मोहित हो गया और अपनी आंखें नहीं हिला सका। पापा, महिला ने अचानक मच्छर को मारने के लिए अपने चिकने सफ़ेद बाएं कूल्हे पर थपकी दी। उसके नितंबों की हरकत ने शियान को मोहित कर दिया। जल्द ही महिला ने पेशाब करना समाप्त कर लिया, अपनी बेल्ट को फिर से बांधा और खुद से बुदबुदाया, लानत है मच्छरों पर। अप्रत्याशित रूप से महिला तेजी से घूमी। उसके हाथों से बिजली की एक हरी चाप निकली जिसने आसपास के सभी मच्छरों को निशाना बनाया और उन्हें मौके पर ही मार दिया। जैसे ही वह मुड़ी, शियान ने आखिरकार उसकी नाजुक शक्ल देखी। वह करीब 20 साल की और 5.5 फीट लंबी दिख रही थी। उसका चेहरा चमकते चांद की तरह चमक रहा था और उसकी कमर पतली, छाती भरी हुई और मुद्रा अच्छी थी। उसने एक शानदार लवेंडर लबादा और चांदी का मुलायम कवच पहना हुआ था जो एक पौराणिक जंगली लोमड़ी के रूप में उसके आकर्षक शरीर को ढक नहीं पा रहा था। शियान ने उसके हॉट शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन सोचा कि वह उसकी दुनिया के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार से भी अधिक सुंदर है। शियान अपनी आंखें इधर उधर घुमाने से रोक नहीं सका। अचानक महिला ने बड़े केले के पत्तों के बीच से सीधे उसकी आंखों में देखा। सुंदरी की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक मेरिडान, किसी के शरीर में एक्यू पॉइंट। 2 गहन क्यूई, एक योद्धा के लिए महत्वपूर्ण सार। 3 प्राथमिक, नवजात मानव, आपदा, पृथ्वी, निर्वाण, आकाश, आत्मा, सच्चा भगवान और राजा भगवान, 10 योद्धा रैंक। 4 मर्चेंट यूनियन, द फायर एम्पायर और द गॉड ब्लेस्ड एम्पायर, डार्क फॉरेस्ट के आसपास के 3 यूनियन। पहली मुलाकात 01:46 ट्रोविड, अध्याय 3। पहली मुलाकात। क्या तुमने मुझे नंगा देखा? वह सुंदरी स्पष्टतः परेशान थी, लेकिन फिर भी खतरनाक रूप से आकर्षक थी। हाँ, मैं अपनी आंखों के सामने कभी कुछ नहीं चूकता। शियान ने सिर हिलाया, इनकार करने की जहमत भी नहीं उठाई। क्या आपको यह अच्छा लगा? चीनी मिट्टी जैसी त्वचा, फूलों जैसे स्तन। मैं तो कहूँगा कि यह आंखों के लिए दावत थी। शियान अजीब तरह से ईमानदार था। तुम और भी देखना चाहते हो? मो यान्यू गुस्से में थी। उसने कभी इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा था। ठीक है, अगर आपको अपनी पैंट उतारने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे आपको घूरने से कोई आपत्ति नहीं है, तो हाँ, मैं आपको करीब से देखना पसंद करूंगा। शियान मुस्कुराया। जाहिर है, शियान किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा नहीं करना चाहता था जो वह नहीं था। इस दुनिया में आने से पहले जब भी वह कोई चरम खेल खत्म करता था, तो उसे आनंद के लिए एक महिला ढूंढनी पड़ती थी।
चरम खेल उसका सबसे बड़ा उत्साह था, जबकि महिलाएं उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मसाला थी। मो यान्यू लगभग अपने पैरों पर उछल पड़ी। आखिर यह आदमी कौन है? क्या कमीना है? भूत जैसा दिखता है और कहीं से निकल आया है। वह जो भी बोलता है वह बेशर्मी से भरा होता है और उसे खुद पर गर्व भी होता है। अगर बेशर्म कमीनों की कोई प्रतियोगिता हो तो वह विजेता होगा। मो यान्यू को फिर से बात शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लेनी पड़ी, जबकि उसके खूबसूरत स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे। उसके सीने में क्रोध की लहर दौड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से वह हंसी। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी यह बात सुनकर शियान और भी खुश हो गया और उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान आ गई। वाह, ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अच्छा, कृपया आगे बढ़ो। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा। मो यान्यू शियान की प्रतिक्रिया से पूरी तरह चौंक गई। जब उसे पता चला कि वह चिढ़ा नहीं रहा था, तो वह अपने गुस्से को और नियंत्रित नहीं कर सकी। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मेरी गांड, कोसते हुए मो यान्यू ने अपनी बाहें पार कर लीं। उसके हाथ अचानक चमकती हरी रोशनी से घिर गए। उसने अपनी बाहें फैला दी और शियान की ओर बिजली की तरह तेज हरी किरण फेंकी। वरदान क्रिसेंट/1। कुछ ही सेकंड में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। दोनों के बीच की सारी चीजें टुकड़ों में कट गईं। एक अजय बल के साथ हरी बिजली ने शियान के सीने पर वार किया। बूम! शियान को जमीन से उठाकर पीछे की ओर फेंका गया। उसका कंकाल जैसा शरीर खुद को संतुलित नहीं कर सका और एक झाड़ी में गिर गया। उसकी छाती इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा भयंकर दर्द महसूस करते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि वह मर ही जाएगा। वरदान क्रिसेंट/ के बाद दो लोगों के बीच का रास्ता साफ था। बीच में सब कुछ धूल में बदल गया था। मो यान्यू शियान की ओर बढ़ी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। शियान को आखिरकार होश आया। सीने में हो रहे तेज दर्द ने उसे एहसास दिलाया कि उसके सामने खड़ी लड़की से निपटना आसान नहीं है। जिस दुनिया से वह आया है, वहां यदि उसने भी यही काम किया होता तो सबसे बुरी स्थिति यह होती कि लड़की उसे गधा कह देती या उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देती। ऐसा कुछ नहीं होता। वह अभी भी इस जगह पर नया था और यहाँ की क्रूर जीवन शैली का आदी नहीं था, खास तौर पर डार्क फॉरेस्ट में, क्योंकि यह जंगल किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं था और इसमें कई तरह के राक्षस जानवरों के साथ साथ कीमती और विदेशी जड़ी बूटियां भी थीं। इसलिए योद्धाओं ने जंगल को अपना प्रशिक्षण मैदान बना लिया, जबकि भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों ने इस जगह को प्राकृतिक खजाने के रूप में देखा। इस जंगल में कोई प्रतिबंध या नियम नहीं थे। यहाँ के राक्षस जानवरों और कीमती जड़ी बूटियों की वजह से यहाँ डकैती और हत्या कभी अजनबी नहीं थी। विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपना भी इस जंगल में पुराने दोस्त थे। क्या पागलपन भरी जगह है। जंगल का कानून अंधेरे जंगल पर राज करता था। ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खा जाते थे। यही कारण था कि उसे इतनी बुरी तरह मारा गया। उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसी लड़की इतनी छोटी सी वजह से उसे मारने की कोशिश करेगी। शियान का मन अचानक एकदम साफ हो गया। उसके अंदर बची हुई कमजोर गहन की हुई धीरे धीरे उसके सीने पर लगे घावों के चारों ओर इकट्ठी हो गई और उसे ठीक करने लगी। उसके शरीर के चारों ओर गहन की हुई के घूमने से जलन कम हो गई। गीली जमीन पर पैरों की आवाज से पता चला कि मो यान्यू आ रही है। शियान घबरा कर उछल पड़ा, अपने मन को शांत किया और सीधे उस लड़की की तरफ देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। तुम मुझे मारना चाहते थे। अभी भी सांस ले रहा है। मो यान्यू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और शियान के सामने लगभग 25 मीटर की दूरी पर रुक गई। उसने उस पर एक जिज्ञासु लेकिन सावधान नजर डाली और सोचा, उसके अंदर गहन की हुई है। एक नौसिखिया योद्धा। ऐसा लगता है कि मुझे उसे और जोर से मारना चाहिए था। इस बार शियान गंभीर हो गया। उसने कोई मजाक या चिढ़ाना नहीं किया। उसने अपना ध्यान लड़की पर केंद्रित किया क्योंकि उसे पता था कि वह जल्द ही फिर से हमला करेगी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी की हुई पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित थी। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। वह कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शियान ने जल्दी से खुद को समायोजित किया और शांतचित्त अवस्था में वापस आ गया, जिसे वह हमेशा अपने चरम खेलों के दौरान बनाए रखता था। उस पल उसे अपनी छाती में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ कमजोर प्रोफाउंड की हुई का एहसास हो रहा था जो उसके शरीर से होकर गुजर रही थी और उसकी नसों में तेजी से बह रही थी। अगले ही पल उसके शरीर के सबसे गहरे कोने से ऊर्जा का एक तेज झोंका फूट पड़ा।
यह एहसास मन को झकझोर देने वाला था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट गया हो। उसके बाद पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। बदम बदम। शियान अपनी दिल की धड़कन को जोर से और साफ सुन सकता था। उसकी दिल की धड़कन तेज होने के साथ ही उसके पूरे शरीर की कोशिकाएं सक्रिय हो गई थीं। उसके शरीर का हर इंच इतना संवेदनशील हो गया था कि वह अपने आसपास हो रही हर चीज को महसूस कर सकता था। जब हल्की हवा उसके शरीर से टकराती थी तो वह अपनी त्वचा पर हल्का कंपन भी महसूस कर सकता था। उसके शरीर के हर छिद्र से अजीबोगरीब ऊर्जा फैलने लगी, उसकी नसों और हड्डियों में बहने लगी। ऐसा लगा जैसे बिजली उसके पूरे नाड़ी तंत्र में दौड़ रही हो। शियान की आंखों में तीव्र दर्द के बाद उसके सामने की दुनिया अविश्वसनीय रूप से रंगीन और जीवंत हो गई। वह हर पत्ते पर सबसे छोटी बारीकियों को देखने में सक्षम था। उसने उस महिला को देखा जो अत्यधिक सुंदरता और क्रूरता का मिश्रण थी। उसकी त्वचा के नीचे उसकी नसों में एक सुंदर लय में उसकी गहरी कीवी बह रही थी। जंगल अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी नज़र में यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। इससे पहले कि शियान इस अद्भुत एहसास का कुछ और आनंद ले पाता, उसने अचानक महसूस किया कि महिला के शरीर के अंदर गहन कीवी पहले की तुलना में दोगुनी गति से बह रही थी। शियान को तो अपनी नसों में कंपन महसूस हो रहा था। अवचेतन रूप से उसने अपने बाएं पैर को पूरी ताकत से जमीन से ऊपर धकेल दिया। उसके पैर से एक तेज शक्ति निकल रही थी और शियान तेजी से वहां से दूर चला गया जहां वह खड़ा था। खंजर के आकार की एक और हरे रंग की चिंगारी ने लगभग उस पर निशान छोड़ दिया। हरी बिजली ने उसके आसपास की हर चीज को भयानक ताकत से काट डाला। इस बार हमला पिछले हमले से कहीं ज्यादा सटीक और शक्तिशाली था। शियान को पसीना आने लगा। शायद ये घबराहट थी, शायद यह उत्साह था। ये पहली बार था जब शियान ने ऐसी लड़ाई का अनुभव किया था जो कुछ ही सेकंड में जान ले सकती थी। ये कितना मजेदार था। ये वाकई जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। उसे किसी भी तरह के चरम खेल से ज्यादा ये पसंद था। जिस पुरानी दुनिया से वह आया था, वहां हर तरह के रोमांचक खेल उपलब्ध थे। हालांकि कानून, नैतिक संहिताएं और तर्कसंगत सोच एक विशाल पिंजरे की तरह थी जो उसे कैद करके रखती थी। वह बिना सीमाओं के काम नहीं कर सकता था, वह अपने जुनून में लिप्त नहीं हो सकता था, कानून और नैतिक संहिताओं के तार नहीं छू सकता था। लेकिन यहाँ, इस दुनिया में जहाँ केवल शक्तिशाली लोग ही राज करते थे, कुछ भी निषिद्ध नहीं था, कुछ भी असंभव नहीं था। शियान को अचानक अपने अंदर उत्साह बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद यही उसके लिए सही जगह है, शायद यही उसका स्वर्ग हो। ... मो यान्यू अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियान इस हमले से बच जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि इस हमले में वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उसने प्लान बी के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। उसकी आवाज़ सुनकर शियान, जो अभी भी अपने जीवित रहने का आनंद ले रहा था, अभी अभी अपने होश में आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के शियान एक फुर्तीले बंदर की तरह उछल पड़ा। उसने एक पेड़ पर लगी एक बेल को पकड़ लिया और खुद को आगे की ओर झुलाया। फिर उसने बिजली की गति से एक और बेल को पकड़ लिया, आगे की ओर उड़ गया और अगली बेल तक पहुंच गया। सहज हरकतों की एक श्रृंखला में वह सेकंड के भीतर मो यान्यू के पास पहुंचने में कामयाब रहा। जब वह पत्थरबाजी कर रहा था तो पहाड़ पर लगी बेलें वाकई एक उपयोगी उपकरण थी। शियान जैसे चरम खेल के शौकीनों के लिए बेलों के सहारे झूलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। एक जंगली बंदर की तरह शियान सभी लताओं और पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा। उसने किसी खास पैटर्न का पालन नहीं किया, लेकिन मो यान्यू तक पहुंचने में कामयाब रहा। मो यान्यू के चेहरे पर घृणा थी और उसने आकाश में और अधिक हरे प्रकाश वाले खंजर फेंके, जिससे शियान की दिशा में आने वाली हर बेल नष्ट हो गई। हालांकि वह हर बार उसके हमलों से बाल बाल बच जाता था और जल्दी से एक और बेल पकड़ लेता था। सच तो यह था कि शियान को मो यान्यू के शरीर में कीवी की हलचल पहले से ही महसूस हो रही थी। अब उसके लिए सब कुछ एकदम साफ था। जब वह उसकी त्वचा के नीचे गहन कीवी की लहर देखता तो वह तुरंत दूसरी दिशा में चला जाता। अपनी हरकतों के दौरान शियान को लगने लगा कि पूल में बहते खून ने उसे किसी तरह बदल दिया है। वह पहले इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब न केवल उच्च तीव्रता वाली हरकतों ने उसे अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील और चुस्त भी बना दिया। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं और उसका शरीर मजबूत और ज्यादा लचीला हो गया। श्विश! तेज आवाज के साथ एक तेज हरी बिजली उसकी ओर उड़ी, जिसने उसके पीछे दर्जनों बेलों को चीर दिया। जाहिर है, मो यान्यू ने इस तरह के शक्तिशाली हमले के बाद अपनी गहन कीवी को लगभग समाप्त कर दिया था। यह मेरा मौका है,
शियान अचानक पेड़ों से नीचे कूद पड़ा और लालची बाज की तरह मो यान्यू को अपनी बाहों में ले लिया। इससे पहले कि वह वापस हमला करने के लिए पर्याप्त प्रोफाउंड क्यूई इकट्ठा कर पाती, शियान पहले ही उसके ऊपर चढ़ चुका था। बूम! मो यान्यू जमीन पर गिर गई और शियान उसके ऊपर था। उसने उसके शरीर को कसकर अपने नियंत्रण में ले लिया। आमने सामने, शियान उसके कोमल शरीर को और करीब से महसूस कर सकता था। उसके मोटे स्तन इतने स्वादिष्ट और सुगंधित लग रहे थे। उसने बंस को अपनी जलती हुई छाती के करीब दबा लिया। शियान को ऐसी खुशी महसूस हुई जो शब्दों से परे थी। वह मन ही मन उस महिला के शरीर की सराहना कर रहा था। क्या कला का नमूना था! उसकी पुरानी दुनिया की आम महिलाओं के विपरीत, जो बाहर से सेक्सी और मोटी दिखती थी, वे ब्रा के बिना कुछ भी नहीं थी। मुझे छोड़ दो, मो यान्यू ने अपनी घृणा व्यक्त की, लेकिन वास्तव में संघर्ष नहीं किया। उसने शाप दिया, मुझे छोड़ दो, अगर तुम कभी फिर से सूरज की रोशनी देखना चाहते हो। कुतिया! शियान ने व्यंग्य किया, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दूं? मो यान्यू अचानक घबरा गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने अपने खूबसूरत और पवित्र चेहरे पर इस बदमाश का चुंबन महसूस किया। साथ ही कमीने के हाथ भी शांत नहीं हुए। शियान उसकी गांड को छू रहा था और उसे बेतहाशा रगड़ने लगा। मो यान्यू क्रोधित हो उठी। उसके अंदर की मार्शल स्पिरिट एक भयानक शक्ति के साथ फट पड़ी। शियान, जो अभी भी इस शानदार दावत का आनंद ले रहा था, अचानक उसे लगा कि उसके शरीर में एक भयानक बिजली का कट दौड़ रहा है। उसे तुरंत बिजली का झटका लगा, मानो उसे किसी तेजस से मारा गया हो। शियान अब अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था, न ही वह अपने शरीर के अंदर कोई क्यूई इकट्ठा कर पा रहा था। मो यान्यू ने शियान को दूर धकेल दिया। उसकी आंखें क्रूर और बर्फीली थीं। उसने शियान पर नजर डाली, जो थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेटा हुआ था, और फिर से शाप दिया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, कमीने। मो यान्यू ने शियान को पंख की तरह उठा लिया और ठंडे चेहरे के साथ जंगल से होते हुए भीड़ की ओर चल दिया। योजकचन 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 योजक चिन्ह। एक यह मो यान्यू द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल का नाम है। वह इसे किसी एनीमे चरित्र की तरह जोर से नहीं कहत। गिनी पिग। रात के 12 बजे 1:40। अध्याय 4। गिनी पिग। ऊंचे पेड़ों ने एक छोटी नदी के ऊपर एक विशाल छतरी बना रखी थी, जिसके पास एक ड्रैगन पानी पी रहा था और उसके हाथ में कई थैले थे। ड्रैगन के पास 10 मजबूत, लंबे योद्धा भोजन कर रहे थे और अश्लील बातें कर रहे थे। ड्रैगन के पीछे कुपोषित पुरुषों का एक समूह दुबका हुआ था और मोटा खाना खा रहा था। वे सभी जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनकी आंखें धुंधली थीं। ड्रैगन पर एक पालकी में एक पोकर चेहरे वाला पतला बूढ़ा आदमी निश्चल बैठा था। उसने अपनी छाती पर 5 सफेद कढ़ाई के साथ कढ़ाई वाला काला लबादा पहना हुआ था। वह योद्धाओं और जंजीरों में जकड़े लोगों को घूरता रहा। बूढ़े आदमी ने जब उन पर क्रूरता से नजर डाली तो हर योद्धा डर गया और चुप हो गया। क्या तुम्हारा काम हो गया? तो फिर अपनी गांड हिलाओ और चलो। मो यान्यू कठोर चेहरे के साथ झाड़ी से बाहर आए और उसने शियान को अपने हाथ में उठा लिया। योद्धाओं ने अपना अधूरा भोजन समेटा और शर्मिंदा होकर बोले, हाँ, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। मो यान्यू बूढ़े आदमी के पास गया और अनिच्छा से मुस्कुराया, मास्टर कारू, क्या आपने अपना खाना खत्म कर लिया है? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया और बुदबुदाया, मिस मो, मचेंट यूनियन तक पहुंचने में अभी भी 3 महीने लगेंगे। हालांकि हमारे पास केवल 16 दवा दास बचे हैं। मुझे डर है कि हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो मास्टर कारू, हम आपके लिए और भी दवा गुलाम पकड़ेंगे। मो यान्यू ने शियान को जमीन पर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, देखो, एक नया गुलाम। हम। कारू ने सिर हिलाया और अपनी शैतानी निगाहों से शियान की जांच की। बहुत दुबला पतला, वह 1 हफ्ते भी नहीं जी पाएगा। उसने भौहें सिकुड़ी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसके अंदर गहन क्यूई है, मो यान्यू ने समझाया। वह योद्धा है। जाहिर है अब कारू को दिलचस्पी हो गई थी और उसकी आंखें चमक उठी। निश्चित रूप से, मो यान्यू ने पुष्टि की। यह अच्छा है, मास्टर कारू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी आंखें शियान पर केंद्रित करता रहा।
काफी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा मिस मो, उसे खाना खिलाओ। मैं चाहता हूं कि वह पहले मजबूत हो जाए। एक गंभीर रूप से घायल योद्धा वह सहन नहीं कर सकता जो मैं करने जा रहा हूं। अगर वह अभी भी बहुत कमजोर है और मेरी दवा के सेवन से मर जाता है तो ये पूरी तरह से बर्बादी होगी। चिंता मत करो मास्टर। मो यान्यू ने अपना कठोर चेहरा बनाया और डांटा, जॉनसन, तुम वहां क्या कर रहे हो? जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को बेड़ियों में जकड़ दो। हाँ मैडम। ये गंजा मोटा आदमी 6 फुट 6 इंच का लग रहा था। उसने ड्रैगन पर लगे बैग से बेड़ियों का एक नया सेट निकाला और शियान के हाथ पैरों में तेजी से बेड़ियां डाल दी। इस विशालकाय ने भारी कवच पहना हुआ था और उसकी मजबूत मांसपेशियां बेहद शक्तिशाली लग रही थी। भारी काला कवच पंख की तरह हल्का लग रहा था और चलते समय उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जॉनसन, उसका ख्याल रखना और हमेशा उस पर नजर रखना। मो यान्यू ने शियान को घृणा से देखा और उस पर एक सेकंड भी बर्बाद करने की जहमत न उठाते हुए उनके कारवां की सबसे आगे की ओर दौड़ा। मैं इसे संभाल सकता हूँ मिस, मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। गंजे आदमी ने चालाकी से हंसते हुए अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए उसे आश्वस्त किया। शियान observed silently despite his body hurting all over. He knew it would. नहीं आत्महत्या, नहीं। अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हमारे परिवार को एक भी नीला क्रिस्टल सिक्का नहीं मिलेगा। काश, इसे सहन करो। अगर हम आधे साल तक जीवित रहे और कुछ पैसे कमाए तो हम आज़ाद हो जाएंगे। हमें तब तक सहना होगा जब तक हम अपनी पत्नियों और बच्चों के पास वापस नहीं पहुंच जाते। ये सुनकर सभी औषधि दास चुप हो गए। उन्होंने आत्महत्या न करने का निर्णय लिया और आगे बढ़ने का मन बना लिया। लाइटनिंग मार्शल स्पिरिट 01:33 ट्रुविद। अध्याय 5 बिजली मार्शल आत्मा। शियान ने अपनी आंखें खोली और दूर से दवाई के गुलामों को घूरने लगा। वे दास ज्यादातर गरीब परिवारों से आते थे। जीवित रहने के लिए उनके पास मो यान्यू के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खुद को दास के रूप में बेचना। अगर वे पहले 6 महीनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे तो न केवल वे अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकते थे बल्कि उन्हें 200 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के भी मिलते थे। एक अगर वे बदकिस्मत थे और औषधीय परीक्षणों से मर गए तो उनके परिवार को पैसे मिलेंगे। ग्रेस मेनलैंड में एक ब्लैक क्रिस्टल कॉइन 100 पर्पल क्रिस्टल कॉइन के बराबर था, जो 10,000 ब्लू क्रिस्टल कॉइन के बराबर था। एक औसत नागरिक की वार्षिक आय केवल 5-6 पर्पल क्रिस्टल कॉइन थी। 200 पर्पल क्रिस्टल कॉइन किसी दूसरी नौकरी में 40 साल की मेहनत की बचत के बराबर थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर उनके परिवार को मौके पर ही 50 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के मिलेंगे, बाकी का भुगतान अगले 6 महीनों के भीतर किया जाएगा। अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो उनके परिवार को किसी भी तरह से मुआवजा दिया जाएगा। 200 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के बनाने में किसी को पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन दवा के लिए बस 6 महीने की दर्दनाक पीड़ा की जरूरत है। ये सब इसके लायक था, कम से कम उन्होंने यही सोचा था। हालांकि जब उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो उन्हें कभी नहीं लगा कि औषधीय परीक्षण इतने क्रूर और पीड़ादायक होंगे। हर कुछ दिनों में उनमें से कुछ सबसे भयानक तरीके से मर जाएंगे। इससे वे इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी गुप्त योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लेकिन अनुबंध तो अनुबंध ही होता है। एक बार जब वे उस पर अपना नाम लिख देते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचता। इसका मतलब यह था कि अगले 6 महीनों तक मो परिवार दो अपनी जिंदगी के मालिक थे। अनुबंध का उल्लंघन करने या मो परिवार से भागने की किसी भी कोशिश के लिए मौत की सजा दी जाती। मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। इन औषधीय परीक्षणों के खतरे को पहचानने में उन्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास सारा दर्द और अपनी दयनीय किस्मत स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शियान जानता था कि इनमें से कोई भी गुलाम बच नहीं पाएगा। जल्दी या बाद में वे मरने वाले थे, शायद कल या शायद बाद में। वह जानता था कि वह ये सब बदलने में असमर्थ था, इसलिए उसने इन गुलामों से संपर्क से परहेज किया। इस तरह जब वे मर गए तो किसी भी तरह की दुखदाई भावना से बचा। शियान ने भौहें सिकोड़ते हुए मास्टर कारू को देखा जो जमीनी ड्रैगन के ऊपर पालकी में बैठे थे और अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें देखा न जाए। मास्टर कारू की छाती पर 5 सफ़ेद दवा की बोतलें कढ़ाई की हुई थीं, जिसका मतलब था कि वह लेवल 5 मोटिलिटी कीमियागर था। ग्रेस मेनलैंड में एक कीमियागर योद्धा से भी ज्यादा प्रतिष्ठित और दुर्लभ था। Every alchemist had to be a warrior. The medicine they refined could help enhance a warrior's capability.
There were special pills refined by a small number of extraordinary alchemists which could even enhance a warrior's martial spirit. Compared to the 10 levels among warriors, the ranking of alchemists were based on their expertise in the field of medicine. There were 5 categories of alchemists in the Grace mainland: mortality, mystery, soul, royalty, and divinity 3. Under each category, there were 7 sub-ranks. Every alchemist would carry a special token corresponding to his ranking. Alchemists of the mortality category would be embroidered with white medicine bottles on their chests. Mystery category red flames, soul category medicinal herbs, royalty category wonder pills, and divinity category medicinal cauldron. There were 5 white medicine bottles on Master Karu's chest, so it was clear that he had the expertise of a level 5 mortality alchemist. Since the medicine provided by alchemists could enhance the profound chi inside a warrior, this small group of people held a prestigious status among all warriors. Due to the low number of alchemists, every group were desperate to hire a good alchemist, which made the alchemists even more revered and exceptional. As a level 5 mortality alchemist, Master Karu was invited by Mo Yanyu from Medicine Valley within the God-blessed empire. Like the Shi family, the Mo family were also one of the 5 distinguished families of the Merchant Union. The Mo family were famous for their own martial spirit which had the power of lightning. A lot of people from the Mo family were naturally born with the lightning martial spirit, which would improve with the growth of their own skills. Mo Yanyu was from the youngest generation of warriors born with the lightning martial spirit from the Mo family. The Mo family were working in the medicine business within the Merchant Union. They never stopped searching for great alchemists for their own use, no matter where these alchemists came from. However, most alchemists had quirky personalities and had weird demands. Above all, they were the haughtiest people on earth and held very high opinions of themselves. Therefore, very few of them would accept the influence of powerful families like the Mo family, and thus the Mo family had tasted more failure than success when recruiting these alchemists. Although Master Karu was merely a level 5 mortality alchemist, the Mo family had exhausted every means to convince him. Nobody knew what Mo Yanyu had offered this time in order to persuade Master Karu to leave Medicine Valley and come and work for them. However, Master Karu was not the type of person who was fond of the orthodox. He was more interested in crooked ways of applying his skills to make poisons. However, the production of the finest poisons required a huge amount of medicinal trials, and the subject must be a living, breathing human. This was why these medicine slaves existed. Let's move. With Mo Yanyu's order from the distance, the resting warriors all stood up and got ready for the march ahead. The medicine slaves resting on the roadside also quickly got up, for fear of the punishment they would face if they didn't manage to keep up. Shi Yan stood up, still and silent. He took a sniff at the woman who had the appearance of an angel but the heart of a scorpion. He had no choice but to follow the group before him obediently. In the Merchant Union, the relationship between the Mo family and the Shi family was not that smooth. The 5th uncle of Mo Yanyu was killed by Shi Yang 3 years ago due to a dispute over the mining rights at a mountain. After that, the Mo family started a relentless vendetta against the Shi family, causing the death of dozens of Shi family members. With this kind of hatred rooted between these two families, there were endless conflicts and fights going on. Shi Yan understood that death would be his fate if his true identity was ever discovered. But luckily the original owner of his body kept a low profile. He was not endowed with a martial spirit, didn't take much interest in the martial fights, and barely showed up to any martial activities organized by the Merchant Union. Therefore, there was no way that Mo Yanyu would ever recognize him. Otherwise, Shi Yan wouldn't have been this lucky. As night fell, the moon was like a silver plate floating in the dark sky, accompanied by several sparkling stars. The Mo family troop was camping and resting by the river. The ground dragon was resting quietly with only the sound of its heavy breathing permeating the air. The Mo family warriors were gorging themselves on dried meat and laughing aloud in a perverted way, exchanging gossip about some notorious horse in a Merchant Union's brothel. When Mo Yanyu was not looking, a few audacious warriors would gaze at her sexy body in secret, lusting after her body. They knew that for people of their level, Mo Yanyu was way out of their league. All they could do was fantasize. Shi Yan sat down in silence.
When he was ready to circulate the profound chi inside his body, he noticed Mo Yanyu and Master Karu coming towards him from the front of the troops. Shit! Shi Yan felt that something bad was going to happen. His face suddenly looked like hell. The gut-cutting poison is way too strong for normal people. It has already killed 6 slaves within the past 2 days. I guess only warriors can sustain its influence. That boy looks better than before. With much of his profound chi recovered, he can be our new lab rat. Master Karu said with a viperous smile on his face and a bowl of some black sticky liquid in his left hand. Well, Master Karu, please. Help yourself. He is all yours. Don't show any mercy. I want him to die as miserably as possible. Mo Yanyu also laughed. Haha, no problem, Miss Mo, your wish is my command. I promise you that there is no way he will die easy. As you have seen in the previous trials of the gut-cutting poison, all the slaves died with their flesh and skin slowly decaying off their bones bit by bit. This boy looks tough. The stronger the subject is, the longer and more painful this decaying process will be. Just wait for the grand show and enjoy. Master Karu burst into wild laughter, as if Shi Yan were not standing right in front of him. That is perfect. Mo Yanyu smiled in consent. Her eyes were obviously shining with excitement, her hatred of Shi Yan churning in her gut. It was only a matter of time before the two of them finally arrived in front of Shi Yan. Master Karu didn't even bother to explain. He handed the bowl of black sticky liquid to Shi Yan and ordered with a cold voice, "You, finish this." While Mo Yanyu took out her left hand, generating a snake of electric power circling around her fingers, her skin like porcelain and the electric power sparking like lightning. This was the perfect combination of the lightning martial spirit and profound chi. The energy was like a catalyst in the air with sound of small explosions all around. Woohoo! Johnson sneered from behind, "Boy, if you ever dare to resist, you know what's gonna happen to you, right?" Master Karu couldn't contain his excitement. He clapped his hands and shouted, "Hey boy, the gut-cutting medicine is lots of fun. You are going to decay from the inside, little by little." The whole time, Mo Yanyu was staring at Shi Yan with an icy expression on her face. She assumed that he would say no. Her plan was, as soon as Shi Yan showed any disobedience, she would kick his ass with the electric sparks on her fingers, showing him who was the boss here. For days, every time she looked back on the humiliation she received from this man, she couldn't help but rage inside. Even her fiancé wouldn't dare to do that to her. Who the hell was this guy? How dare he? She would never forgive this guy. "Sure, I'll do it," Shi Yan said dismissively. He took the bowl of nasty medicine and drank up with no hesitation. Yojakchin, 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 Yojakchin. 1 purple crystal coins, money in the Grace Mainland. डोगमो परिवार, ग्रेस मेनलैंड में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक, जो अपनी लाइटनिंग मार्शल स्पिरिट्स के लिए प्रसिद्ध है। 3 नश्वरता, रहस्य, आत्मा, राजसीपन और दिव्यता की मियागरों की 5 अमर मार्शल आत्मा। 01:33 ट्रुविद। अध्याय 6 अमर मार्शल आत्मा। जैसे ही आंत काटने वाला जहर उसके पेट में गया, शी यान को अंदर एक हल्का दर्द महसूस हुआ। फिर उसकी आंत और पेट धीरे धीरे जंग खा रहे थे, जैसे कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड पी लिया हो, और उसके शरीर के अंदर दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया।
यह आंत काटने वाला जहर बहुत शक्तिशाली है। यह एक बार में अपना असर नहीं दिखाता, बल्कि धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाता है। एक सामान्य व्यक्ति 2 से 3 दिन में ही इससे क्षत विक्षत हो जाएगा और उसका शरीर सड़ कर मर जाएगा। करू ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, जल्दी मत करो, एक दिन इंतजार करके देखते हैं। अच्छा, हम कल रात इसी समय उसकी जांच करेंगे। मो यान्यू ने सिर हिलाया। उसने संतुष्टि से शियान की ओर देखा और खुशी खुशी कारो के साथ चली गई। हे, साथी, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। जॉनसन जोर से हंसा, अपने दांत दिखाते हुए। उसे अचानक काफी राहत महसूस हुई जब उसने सोचा कि शियान कुछ ही समय में मर जाएगा, और उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया। शियान ने अपनी आंखों में बर्फीली चमक के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। पेट काटने वाले जहर ने उसके पेट और आंत में असर करना शुरू कर दिया, जिसे शियान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चींटियां उसके पेट और आंत को कुतर रही थी ताकि क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। उसके पेट के निचले हिस्से में मौजूद प्रोफाउंड क्यूई तेजी से आंत और पेट में प्रवाहित होने लगी। यह एक कोमल धारा की तरह था जो शियान के नियंत्रण में मौजूद दवा को चुपचाप धो रही थी। जहां भी प्रोफाउंड क्यूई जाती, वहां दवा का असर कम होता जाता। इस तरह शियान को थोड़ी राहत मिलती। जैसे ही नम हवा का झोंका आया, शियान ने एक गहरी सांस ली। वह जहां था वहीं बैठ गया, अपने बगल में जॉनसन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मन को ड्रग के खिलाफ लड़ने के लिए गहन क्यूई का मार्गदर्शन करने पर केंद्रित किया। प्रोफाउंड क्यूई, जो हाल ही में बहुत मजबूत हो रही थी, शियान की जीवन रक्षक बन गई। यह उसके पेट और आंतों में घूमती रही। हर बार जब यह एक चक्र बनाती थी, तो दवा का असर थोड़ा कम हो जाता था और उसका शरीर और तेजी से खराब नहीं होता था। उस क्षण शियान को एहसास हुआ कि गहन क्यूई क्या लाभ ला सकता है, और मजबूत गहन क्यूई के साथ एक शीर्ष योद्धा बनने के लिए कठिन प्रशिक्षण लेने के लिए दृढ़ संकल्प था। अगर प्रोफाउंड क्यूई इतने बड़े लाभ ला सकता है, तो भगवान द्वारा आशीर्वादित मार्शल स्पिरिट कितना अधिक शक्तिशाली होगा। अगर मेरे पास मार्शल स्पिरिट होती तो मैं निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो सकता था और मुझे कम दर्द महसूस होता। एक पल के लिए शियान को इस बात का अफसोस हुआ कि उसके शरीर के मालिक को शे परिवार की पेट्रिफिकेशन मार्शल स्पिरिट विरासत में नहीं मिली, नहीं तो वह हिम्मत जुटाकर मो यान्यू से लड़ सकता था। शायद वह पेट्रिफिकेशन के साथ उसकी लाइटनिंग के खिलाफ जीत सकता था और गिनी पिग बनने से बच सकता था। Time passed by and soon it was late at night, the moonlight bathing the land in its silver light. The warriors became quiet since it was an exhausting day of marching. They found a comfortable place and sat down respectively, training their profound chi in order to break through the limits of their bodies and entering higher levels and gaining stronger power. The medicine slaves looked up at the dark sky one by one. In the silent night, they tended to become homesick and scared. They would be filled with hopelessness whenever they thought about the fact that they could be a dead body the following day after the next medicinal trial. Under the pale moonlight, Shiyan sat cross-legged on the ground, a dignified expression appearing on his serene face. After 5 hours of circulation, the profound chi had prevented the gut-cutting medicine from rapidly diffusing. Nonetheless, unknowingly, he realized that his profound chi had been consumed by 1/3, and was continuously being depleted. But the gut-cutting poison didn't seem to fade, on the contrary, it was still quite potent. The gut-cutting medicine was waiting for the profound chi to run up and it could fight back. Shiyan suddenly felt a severe cold shiver all over his body. Once his profound chi had dried up, he would have nothing to protect himself with. Then, like most commoners, his body would start decaying from the inside out. He couldn't do anything about it. He could do nothing. But in this situation, he couldn't gain more profound chi by training. Once he took away the profound chi in his stomach and gut, the gut-cutting poison would gain strength and made him die faster. Thus he could do nothing but wait for it to happen, even if it meant death. 2 more hours passed by. The effects of the gut-cutting poison didn't weaken, but increased continuously. He could clearly feel his profound chi was depleting faster and faster. He felt that he was getting closer to death's door. Once his profound chi ran out, his insides would corrode, but he wouldn't die quickly. The corrosion would spread throughout his body, and in 5 or 6 days, he would decay and die, just like every other medicine slave. Shiyan was unyielding. With a cold glare, he stared at Mo Yanyu who was sitting on an old tree far away. Under the bright moonlight, Mo Yanyu sat upright on a thick tree with a serene face.
Her skin was like frost, while her long hair swayed with the wind. A spirit in the dark night. She didn't notice Shi Yan's cold eyes as she was wholehearted training and nourishing the vessel which contained her lightning martial spirit with profound chi. Master Karu was at the end of the troops. He stood against another ancient tree and was carefully reading a book about poison in his right hand, his left hand in his cuff. Now and then, he looked in the direction of Shi Yan with a slippery smirk in the corner of his mouth. I can't let it go like this, Shi Yan thought with knitted brows. He operated the profound chi and at the same time pondered on the ways to solve his dilemma. If it went on like this, his profound chi would dry up before dawn and he would die without any doubt. He couldn't change anything even if he ran away, for the drug was in his body. The only solution was Master Karu. He invented the gut-cutting poison, thus he must have the cure for it. He could change his destiny of a decaying death only by getting that cure from Master Karu. Yet Master Karu was not only an alchemist, but also a warrior of the nascent realm. It was suicide if he tried to grab the cure from him. Shi Yan observed him for a while. He found that although Master Karu was reading, he was also looking in his direction every now and then. Apparently, he was not against taking precautions. He might have even figured out what Shi Yan would do and was waiting for him to take action. Several ideas flashed through his mind. Shi Yan knew that there was almost no possibility that he could succeed. Yet he had to turn to Master Karu and take action soon. Because it would become impossible to survive if his profound chi ran out. Shi Yan adjusted his breath secretly and despite the poison in the stomach, he drew the profound chi back and prepared to fight. As expected, the gut-cutting poison became stronger and spread faster after the profound chi was drawn back. He was attacked by a wave of agony throughout his body. Just as Shi Yan was about to attack, he felt a sudden change in the corroded part of his gut. The cells there came back to life. A weak power wove through the corroded areas as if an invisible hand was sewing up his gut and stomach. Shi Yan was stunned. Although he was fully prepared, he didn't rush out irrationally. He quickly calmed down and concentrated on observing the changes inside of his body. His cells were full of life, while the rotten flesh twitched slightly and recovered gradually. After half an hour, the rotten parts had recovered and the pain had disappeared. A bolt flashed through Shi Yan's body and he was ecstatic in his heart. However, his face still looked as calm as a lake, as if he was deep asleep. Every ability that could operate without profound chi must be a special martial spirit. The description of a martial spirit dawned on Shi Yan at that time. Pondering on it for a while, Shi Yan was assured that it was a special martial spirit that brought about the changes to his body. Self-recovery of the body is a special ability, which hadn't been discovered by people. The gut-cutting poison took effect again. Without profound chi as his defense, Shi Yan's insides started to rot again. But magically, it happened again. With his cells full of life, the rotten part recovered in a short period of time. दवा का असर लगातार जारी रहा और कई बार उसके अंदरूनी हिस्से में जंग लग गई। लेकिन हर बार, आत्म पुनर्प्राप्ति मार्शल स्पिरिट सक्रिय हो जाती और अगले दौर के जंग से पहले उसे ठीक कर देती। योद्धा के स्तर के बढ़ने के साथ ही मार्शल स्पिरिट की ताकत भी बढ़ जाती है, और कभी-कभी इसमें एक विशेष परिवर्तन भी हो सकता है। योद्धा का स्तर जितना ऊंचा होता है, उनकी मार्शल स्पिरिट की क्षमताएं उतनी ही मजबूत होती हैं। मार्शल स्पिरिट की एक और परिभाषा उसके दिमाग में आई। शि यान बहुत खुश हुआ। आत्म पुनर्प्राप्ति मार्शल स्पिरिट की क्षमता के अनुसार, जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, उसकी आत्म पुनर्प्राप्ति क्षमता भी बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि जब वह आकाश और आत्मा के दायरे में पहुंचे, तो वह आत्म पुनर्प्राप्ति मार्शल स्पिरिट से टूटे हुए अंगों को भी ठीक कर सके। यदि वह ऐसा कर सके, तो शायद वह हृदय पर लगे वार से उबरकर जीवित रह सकेगा। यदि ऐसा हुआ, तो क्या एक बार जब वह सच्चे ईश्वर के क्षेत्र में पहुंच जाएगा, तो शायद वह अमर हो जाएगा। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आए। ध्यान से सोचने के बाद शि यान ने इस मार्शल स्पिरिट का नाम अमर मार्शल स्पिरिट रखा। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद उसे यकीन हो गया कि अमर मार्शल स्पिरिट आंत काटने वाले जहर को रोक सकती है। शि यान ने अपने मन को शांत किया और मास्टर कारो से इलाज पाने की अपनी योजना को रोक दिया। वह जहां था वहीं बैठ गया और अपनी गहन क्यूई को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया, चाहे उसकी आंत और पेट में लड़ाई क्यों न हो। दूसरा आकाश 01:33 ट्रुविद
अध्याय 7 दूसरा आकाश। अगली सुबह सूरज उगने से पहले चारों ओर अभी भी कोहरा छाया हुआ था। सैनिक आगे के रास्ते के लिए तैयार हो चुके थे। शियान दवाई गुलामों के बीच घुल मिल रहा था, शांत भाव बनाए हुए था और सामान्य व्यवहार कर रहा था। हमेशा की तरह वह सेना के साथ चुपचाप मार्च कर रहा था। जॉनसन शियान को इतना शांत और शांत देखकर बहुत हैरान था। वह सोच रहा था कि शियान कब उसके सामने दूसरे दवाई गुलामों की तरह पेट के बल गिर जाएगा। पिछले कुछ दिनों में आंत काटने वाले जहर का सेवन करने वाले सभी दवा गुलाम अगली सुबह पीले चेहरे और कमजोर शरीर के साथ उठते थे। कोई अपवाद नहीं। कमजोर लोग मुश्किल से चल पाते थे, जबकि मजबूत लोगों के चेहरे पर दर्द और दहशत साफ देखी जा सकती थी। हालांकि शियान अभी भी चल रहा था। उसका चेहरा स्वस्थ दिख रहा था और उसके गाल गुलाबी रंग के थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई दर्द हो रहा है, जिससे जॉनसन बहुत उलझन में और उत्सुक हो गया। जॉनसन कुछ देर तक शियान को देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि शियान वाकई स्वस्थ है, तो जॉनसन भौहें सिकुड़ते हुए मार्चिंग सैनिकों के सामने आया। उसने शियान की अजीबोगरीब स्थिति के बारे में मो यान्यू और मास्टर कारू को बताया। घबराओ मत, मास्टर कारू को अपनी दवा पर पूरा भरोसा था। वह लड़का योद्धा है। वह बहुत मजबूत है और उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। बस तब तक इंतजार करो जब तक उसके अंदर का गहरा क्यूई खत्म न हो जाए। वह उन गुलामों से अलग नहीं होगा। मैं अपने आंत काटने वाले जहर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, तुम वहाँ वापस जाओ और उस पर नजर रखो, मो यान्यू ने भावशून्य चेहरे से कहा। चूंकि वे दोनों इस खबर को लेकर बहुत शांत थे, इसलिए जॉनसन के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने और जोर नहीं दिया। वह सेना के पीछे चला गया और शियान की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखता रहा, जैसा कि उसे बताया गया था। मास्टर कारू, उस कमीने को पीड़ा शुरू होने में कितना समय लगेगा? जॉनसन के जाने के बाद मो यान्यू चिंतित दिखने लगी। वह जिस परिणाम की उम्मीद कर रही थी, वह ये था कि शियान अब नारकीय दर्द से मरना शुरू कर देगा। शियान जितना अधिक पीड़ा महसूस करेगी, वह उतना ही अधिक आनंद ले पाएगी। चिंता मत करो, अब समय आ गया है। दिन के अंत में सूर्य का स्थान चंद्रमा ने ले लिया और आकाश में उदय हो गया। जब सेना के लोग बैठ गए, तो मास्टर कारू और मो यान्यू साथ साथ शियान के पास गए। उन्होंने देखा कि शियान जमीन पर बैठा हुआ खाने के कुछ टुकड़ों से अपना पेट भर रहा था। मास्टर कारू, वह आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मो यान्यू ने झिझकते हुए कहा। जिस तरह से शियान अपने खाने में खुद को लीन कर रहा था, वह उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल भी दर्द में नहीं दिख रहा था। मास्टर कारू स्पष्ट रूप से नाराज थे। क्या आप एक कीमियागर के रूप में मेरी कुशलता पर सवाल उठा रहे हैं? नो, मो यान्यू said, the power of the gut-cutting poison has already been proven on other medicine slaves. I was just wondering why this guy could survive. Did you forget any ingredients in his dose? Miss Mo, although I am not a top alchemist, I couldn't have made such a ridiculous mistake. Master Karu was apparently offended. He said, if you don't believe in my ability, I can leave right now. Master Karu, please don't. That's not what I meant. I was just wondering why the medicine did not work on him. I didn't mean anything else. Mo Yaन्यू looked panicked. Master Karu didn't even bother to reply. He rose up from the ground and flew right towards Shiyan as fast as lightning. Shiyan kept his head down and pretended he wasn't paying attention. However, deep down he was surprised at the speed Master Karu was moving. He felt lucky that he didn't try to fight against him yesterday. Otherwise, he would have definitely suffered. Apart from being an alchemist, Master Karu was also a warrior of the nascent realm. However, Shiyan was just a warrior of the elementary realm, who only made it to the second sky and could barely operate the profound chi inside his body. There was a huge difference between the two of them, and there was no chance Shiyan would survive a fight with Master Karu. If he ever fought back, he would be asking for death. Whoosh! With a strange sound in the sky, it only took seconds before Master Karu arrived in front of Shiyan. Shiyan put down the food in his hands and looked up at Master Karu. Master Karu had a skinny, stone-cold face. He suddenly grabbed Shiyan's left arm with lightning speed, put his fingers on Shiyan's skin, and quickly inserted his electric-type profound chi into his veins. His profound chi flowed into Shiyan's body, circled around his entire system, and returned to Master Karu's fingers.
The profound chi of Master Karu was so strong that Shi Yan felt a little overwhelmed with just the circulation of his profound chi, with all his veins aching and burning. Master Karu frowned with doubt. He said in a low voice, "It cannot be. The gut-cutting poison is apparently still inside his body. Why is there still profound chi remaining in his body? His gut is not corroded either. He is just a low-level warrior. He cannot have such fine profound chi. He shouldn't be breathing right now." Shi Yan just let him grab his arm and didn't fight back. "Master Karu, how does he look?" Mo Yanyu also arrived. "Just wait for one more day," Master Karu said with a cold look. He couldn't figure out what was going on either because he had never considered a martial spirit. For an ordinary warrior like him, there's no way he could possess a martial spirit. Moreover, Master Karu had never heard of any martial spirit that could heal one's body. Although Mo Yanyu also had a million questions, she had no choice but to nod in agreement. She didn't say anything, but stared at Shi Yan for a while with a strange look. Shi Yan guessed that she was planning something awful for him again. The next night, Master Karu and Mo Yanyu came over to check Shi Yan's body again. They found that Shi Yan was still fine, no decay, everything was healthy. Master Karu looked more embarrassed than yesterday and told Mo Yanyu to wait for one more day. The next night, when the two of them checked again, still nothing. On the fourth night, Master Karu came again. This time, he had 2 bowls of gut-cutting poison in his hands. When he arrived, he ordered Johnson to bring another medicine slave called Kuro over to Shi Yan. He commanded the two of them to finish the 2 bowls of gut-cutting poison that he had just made, and drank it obediently. "I made these 2 bowls of gut-cutting poison with the same ingredients," Master Karu added after the two of them had finished their bowl of gut-cutting poison. Mo Yanyu said with agreement, "If that Kuro's body starts to corrode, it means there's something wrong with this guy's body." "I understand you now." "Yes, exactly," Master Karu nodded. "Just come over again tomorrow night at the same time, and then we will see." At night, Shi Yan sat on the ground, slowly operating the profound chi inside his body with a heavy look on his face. The profound chi was slowly stretching in his body. It became longer and gradually expanded throughout his veins. With a thought, the profound chi gradually became extremely flexible, flowing from one vein to another. As long as he was giving it a command in his mind, the profound chi would move all around his veins, just like a snake. Gradually, the profound chi moved to the index finger of his right hand through the veins in his arm. Shi Yan concentrated and moved the profound chi back into his veins in the arm. Suddenly, his profound chi speeded up and rushed towards his right index finger with an unstoppable force, faster and faster. Shoo! There was a strange sound on the tip of his right index finger. With an intense pain, the profound chi forced itself into his index finger. Shi Yan's finger couldn't help trembling just like the tail of a rattlesnake. The profound chi was now concentrated in his index finger, expanding and pushing around, but couldn't break through the skin on the outside. No matter how hard he tried, he couldn't manage to make the profound chi break the skin and leave his body. Woo! Shi Yan breathed heavily, and gathered his profound chi back into his abdomen, looking pretty disappointed. "I failed again," he said in a very low voice to himself. प्राथमिक क्षेत्र 1 में 3 चरण थे। यदि आप गहन क्यूई की खेती कर सकते थे, तो आप पहले आकाश तक पहुंच गए होते। यदि आप अपने गहन क्यूई को कुशलता से संचालित करने में सक्षम थे और इसे अपने मन के साथ अपने शरीर के माध्यम से प्रसारित कर सकते थे, तो आप दूसरे आकाश तक पहुंच गए होते। यदि आप अपने गहन क्यूई को अपनी त्वचा से बाहर निकालकर हवा में फैलाने में कामयाब हो गए, तो वह तीसरा आकाश था। अब जब शि यान अपने शरीर पर अपनी गहन क्यूई को कुशलता से संचालित करने में सक्षम हो गया था, तो वह दूसरे आसमान तक पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों में, वह अधिक से अधिक गहन क्यूई को इकट्ठा और केंद्रित कर रहा था, अपनी उंगलियों से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, ताकि तीसरे आसमान तक पहुंच सके। उसने कई बार कोशिश की थी, हालांकि अब तक वह अपनी त्वचा की सीमा को तोड़ने में विफल रहा। ऐसा लगता है कि योद्धा का प्रशिक्षण रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। मेरी गहन क्यूई अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। शायद मुझे बाद में फिर से कोशिश करनी चाहिए जब मैं और अधिक गहन क्यूई इकट्ठा और परिष्कृत कर लूँ। एक और असफलता के बाद, शि यान मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भरता रहा। शायद यह उसकी खतरनाक स्थिति के कारण था,
वह थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा था। वह जानता था कि कल इस समय तक उसका शरीर वैसा ही होगा, आंत काटने वाले जहर का उस पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि कुरो नामक वह गुलाम इतना भाग्यशाली नहीं होगा, उसकी आंत पहले ही उसके अन्य अंगों के साथ सड़ चुकी होगी। जैसे ही मास्टर कारो ने ये देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि उसके जहर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बल्कि समस्या शियान के शरीर के अंदर है। उसे पता चल गया कि शियान का शरीर दूसरों से अलग है और यहीं से परेशानी शुरू होगी। उसके बाद से उसके लिए जीवन आसान नहीं होगा। संभवतः मो यान्यू उसे मार डालेगा ताकि भविष्य में वह कोई नई समस्या न खड़ी कर दे। वह कल सुबह तक भी इंतजार नहीं करेगा। अगर कल सुबह कुरो में लक्षण दिखने लगे तो शियान का रहस्य तुरंत पता चल जाएगा। उस समय तक सभी योद्धा जाग चुके होंगे और सभी उस पर ध्यान दे रहे होंगे। उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। रात के चमकते तारों से भरे आसमान को देखते हुए शियान का चेहरा और भी गंभीर और दृढ़ हो गया। वह जानता था कि अगर उसे कभी बचना है तो उसे आज रात भागना होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक प्राथमिक क्षेत्र, योद्धाओं का पहला स्तर। इसमें 3 चरण शामिल हैं। पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा आकाश। जेड ब्लेड स्पाइडर 01:46 ट्रुविद अध्याय 8 जेड ब्लेड स्पाइडर। रात के आसमान में चांदी की प्लेट की तरह लटक रहा था। सभी योद्धा चुपचाप प्रशिक्षण ले रहे थे। मो यान्यू ने खुद को एक विशाल प्राचीन पेड़ की पत्तियों के बीच छिपा लिया, लंबी सांसें ले रही थी। मास्टर कारू दूसरे पेड़ के सामने खड़े होकर अपने जहर के विश्वकोश की एक मात्रा को खुशी से पढ़ रहे थे। औषधि दास ग्राउंड ड्रैगन के पीछे गीली जमीन पर अव्यवस्थित रूप से लेटे हुए थे। शियान प्रशिक्षण से जागा और अपने आसपास के वातावरण को शांतिपूर्वक, गणनापूर्ण तरीके से देख रहा था। मो यान्यू सेना के शीर्ष पर था जबकि मास्टर कारू पीछे था। ऐसा लग रहा था कि दोनों को शियान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति ने उन्हें बेनकाब कर दिया। जाहिर है कि वे दोनों शियान के खिलाफ चौकन्ने थे जो सेना के बीच में था। जॉनसन को पता था कि आज रात शियान अपनी चाल चलने वाला है, इसलिए उसने प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि उसने शियान पर ध्यान केंद्रित किया जो 10 मीटर दूर था। एक बार जब शियान ने कोई चाल चली तो वह उसे देख लेता और उसे रोक देता। बहुत बुरा हुआ, शियान ने मन ही मन सोचा। उसने उनके सावधान रहने का इंतजार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चमकता हुआ चांद गायब हो गया। भोर होने वाली थी। हालांकि शियान को अभी तक भागने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह थोड़ा चिंतित था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने इंतजार न करने का फैसला किया और कार्रवाई करने वाला था। काका काका का तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। कोई चीज धीरे धीरे इस तरफ आ रही थी। जैसे ही प्रोफाउंड की हुई उसकी बाहों में आगे पीछे उड़ी, शियान की आंखें अचानक उत्साह से चमक उठी। सभी लोग सावधान रहें, मो यान्यू चिल्लाए जब उसने खुद को प्राचीन पेड़ से ऊपर उठाया। ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उसने कुछ देर तक दूर तक देखा, फिर चिल्लाए, एक जेड ब्लेड स्पाइडर। सभी योद्धा अपनी प्रशिक्षण प्रक्रिया से जाग उठे। सभी योद्धाओं के चेहरे पर कठोरता थी। मो यान्यू के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और ब्राउन ड्रैगन के चारों ओर एक दूसरे से 5 या 6 मीटर की दूरी पर घेरा बनाकर खड़े हो गए। मास्टर कारो ने किताब समेट ली और भौहें सिकोड़ लीं। वह ग्राउंड ड्रैगन के पास गया और धीमी आवाज में आदेश दिया, ड्रैगन पर रखी दवा की बोतलों पर नजर रखना। हाँ मास्टर कारो, योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। दवा के गुलाम एक एक करके जाग गए। ये सुनकर कि जेड ब्लेड स्पाइडर पास आ रहा है, वे सभी डर गए और जमीन पर मौजूद ड्रैगन की तरफ भागे। जाहिर है वे सभी जानते थे कि जेड ब्लेड स्पाइडर कितना क्रूर होता है। जिंगल, मो यान्यू के हाथ से चाबियों का एक गुच्छा उड़कर जॉनसन के पैर के नीचे आ गिरा। जॉनसन, उन पर लगी बेड़ियां खोलो, नहीं तो वे मकड़ी द्वारा मारे जाएंगे। जल्दी करो, मो यान्यू ने आग्रह किया। जॉनसन ने चाबियां उठाई और मो यान्यू की ओर देखा, फिर शियान की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे भी शामिल किया जाए। हाँ, मैं नहीं चाहती कि वह आसानी से मर जाए। मो यान्यू के चेहरे पर कोई धैर्य नहीं दिखा। किड, बी वेल बिहेव्ड, आई विल कीप एन आई ऑन यू, जॉनसन स्नॉटेड।
He released the shackles on Shi Yan first, then walked over to the rest slaves and freed them one after another. Thank God! As the shackles were released, Shi Yan felt extremely relaxed and smirked in his mind. The Shi family was an aristocratic family with a martial spirit. Although the owner of this body wasn't a warrior, he loved adventures and searching for historic remains immensely. He was also familiar with all sorts of demon beasts. So when Mo Yanyu mentioned the Jade Blade Spider, Shi Yan was extremely happy as he knew his chance to escape was coming. The Jade Blade Spider was a level 2 demon beast whose 8 legs were as sharp as knives. They liked to wander at night and always appeared in groups of 5 or 6. The spiders were cruel and loved eating humans. Once they came across humans in the dark forest, they would never spare them. Demon beasts were always much larger than humans. They had thick, coarse skin and could move faster than humans. Commoners would either die or be injured whenever they met one. Only skilled warriors could escape. Although the Jade Blade Spiders were a mere level 2 demon beast, they made their appearance in groups of 5 or 6, and normal warriors couldn't move faster than them, thus it was hard to compete with them. To meet Jade Blade Spiders in the dark forest was a bad situation for anyone, as there was nothing valuable on its body and they were aggressive and moved like the wind. They would start attacking as soon as they saw a human and would never leave without getting something, even ignoring their injuries. Shi Yan approached the ground dragon quietly and stood by the panicking medicine slaves and started to observe what was happening, not in a hurry to escape. Shit, 8 of them, Mo Yanyu cried from the tree, frowning with a rigid face. It will be a nasty fight. Get ready. Remember, do not pursue an attack. The spiders will have the advantage if we retreat into the thickets. Do not fight in the there. Kakaka, kaka. The sound of a knife cutting the earth approached. Soon, they saw 2 Jade Blade Spiders who were 10 meters long and 1.5 meters tall. The whole body of the spider was snow white and as large as a bus, with 8 legs like daggers, bright and sharp. The spiders moved their dagger-like legs and advanced in extremely quickly and nimbly. They arrived in an instant. Their legs reflected an icy light while moving and easily scared everyone. It was not hard to imagine what tragedy would happen once one was cut by those legs. Seeing the spiders show up one by one, the warriors were all silent. Mo Yanyu had jumped down from the tree minutes ago. She was standing in the front of the troops, getting ready by intertwining her fingers with radiant lightning. Master Karu sat relaxed in the sedan atop the ground dragon with indifferent eyes, not showing any indication of fear. Soon, all 8 spiders appeared. They were not stupid, as they separated and surrounded the ground dragon, and then shooting forth like 8 cars. With a harsh whistling sound, the 8 spiders started the battle at the same time. White legs were raised up into the vast sky, they flew forward at the same time, rushing towards the warriors who were around the ground dragon. At that moment, the air was filled with silver and white knives. The warriors reacted quickly. They thrust their weapons, while deflecting the spiders' attack, towards the beast's waist and eyes. Everything descended into chaos. The Jade Blade Spiders surrounded the ground dragon. White legs crashed down. Warriors dodged to the left and the right, and kept thrusting their weapons. Mo Yanyu broke out her martial spirit. Her hands were twined by lightning and kept radiating verdant crescent slashes which fell upon the spiders and left them trembling. Shoo! One of the warriors sustained a cut on his torso by a spider leg before he could react. His organs spilled out of him along with his desperate cry. He then fell heavily onto the ground. The medicine slaves were so frightened that they couldn't help themselves and hid beneath the ground dragon. Some slaves lost their mind. They ran in between the spider legs in order to escape, but were nailed to the ground by the spider's legs and died instantly. Shi Yan contained himself, his eyes filled with a strange light. He almost didn't move behind the warriors, the shackles ringing with clear sounds. Crack! The warrior in front of Shi Yan, who was of the second sky of the elementary realm, bumped into another warrior while moving. Before he could evade, a spider leg cut through his neck and his head was sent flying. Shi Yan was showered with his blood. Shi Yan's eyes were blurred by the blood. Suddenly, a desire of slaughter broke out in his body. The cyclones in his 720 meridians swirled madly while a potent strength welled out of the meridians. The headless body of the warrior was spurting out blood.
An air current, which could only be sensed by Shi Yan, which was filled with despair, anger and regret, seeped into every pore on Shi Yan. It flowed along his veins until it reached all of the 720 meridians. In a trance, Shi Yan felt as if he was back at the blood pool again, where he had absorbed all that blood into his meridians as well. The blood had changed his meridians, produced cyclones, and enlarged their capacity, which accelerated the speed it could absorb the blood. This time, the wisps of air, combined with the despair and hatred of the dead warrior, entered into his body the same way, from the veins to the meridians, in a very rapid speed. The cyclones in his meridians spun hard as if digesting the air currents. Too nefarious. 10 सेकंड में ही उसके शरीर में हवा का प्रवाह बंद हो गया। योद्धा का मृत शरीर सूख गया था, मानो उसमें से खून और प्रोफाउंड क्यूई सब चूस लिया गया हो, सूखी मम्मी की तरह। शी यान के दिल में हत्या की इच्छा उभरी। जब उसके शरीर में 720 मेरिडियन घूमे, तो निराशा, भय और क्रूरता की शक्ति भी कई गुना बढ़ गई, जिसने शी यान को नरसंहार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। श्विश, एक मकड़ी का पैर शी यान के सिर की ओर उल्टा हुआ आया। आश्चर्यचकित होकर शी यान ने अपने मारने की इच्छा को नियंत्रित किया और हमले से बचने के लिए दूसरे योद्धा के पीछे चला गया। छी, उस योद्धा को मकड़ी ने रोक दिया, जब उसने अपनी पूरी ताकत से मकड़ी की आंख में हथियार घुसाया। अंधी मकड़ी पागल हो गई और उसने अपना पैर लहराया, जिससे योद्धा की कमर में कट लग गया। योद्धा 2 टुकड़ों में कट गया और तुरंत मर गया। योद्धा के पास जाने के बाद, जब शी यान सुरक्षित क्षेत्र ढूंढने ही वाला था, तो चीजें फिर से बदल गईं। उसकी शिराओं की अवशोषण शक्ति फिर से भड़क उठी। योद्धा के शरीर के 2 टुकड़ों से क्रोध और पश्चाताप की हवा की धाराएं उसकी नसों और शिराओं में पागलों की तरह दौड़ गईं। क्षण भर में वह योद्धा भी मम्मी बन गया। शी यान अचंभित रह गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने मान लिया कि उसके शरीर में एक और मार्शल स्पिरिट छिपी हुई है। यह मार्शल स्पिरिट उसके मेरिडियन पर आधारित थी और एक मृत शरीर की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम थी। शी यान इस दुष्ट मार्शल स्पिरिट से भयभीत था। ठीक तभी एक ज़ेड ब्लेड मकड़ी ने एक अजीब सी सीटी बजाए और शेष 6 मकड़ियां तेजी से घने जंगल में वापस उड़ गईं। जाहिर है, उन्हें एहसास हो गया था कि इस टुकड़ी से लड़ना मुश्किल होगा। उनमें से 2 की मौत के बाद वे आखिरकार पीछे हट गए। शी यान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने उस अजीब मार्शल स्पिरिट के बारे में सोचना तुरंत बंद कर दिया और अपनी सारी गहरी क्यूई को अपने पैरों में डाल लिया। वह उन ज़ेड ब्लेड मकड़ियों के साथ बवंडर की तरह तेजी से बाहर निकल गया। वह केवल मकड़ियों के बीच भाग सकता था। अचानक एक गर्म धारा मेरिडियन से निकलकर शी यान के अंदर गहन क्यूई में बह निकली। उसकी पतली क्यूई पहले से 2 गुनी मजबूत हो गई थी। इस तरह शी यान को और अधिक आत्मविश्वास मिला और वह परमानंद की स्थिति में चला गया। उसने दूर से मो यान्यू को देखा, जो मकड़ियों के साथ भाग रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मो यान्यू, रुको और देखो, मैं एक दिन तुम्हें चोदूंगा। पकड़ो उसे। मो यान्यू का पतला शरीर कांप उठा। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वह शी यान का पीछा कर रही हो। मास्टर कारू तो और भी तेज थे। दुष्ट कीमियागर ग्राउंड ड्रैगन पर चुपचाप बैठा रहा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जब शी यान मकड़ियों के साथ भाग गया, तो वह उछल पड़ा और चील की तरह शी यान के पीछे ऊंची उड़ान भरी। बच्चे, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया है, मास्टर कारू ने दुष्ट स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वह अभी भी आसमान में था। द एस्केप 01:40 अध्याय 9 पलायन। जैसे ही मास्टर कारू ने जमीन को छुआ, वह बिजली की चमक की तरह भयानक गति से शी यान की ओर बढ़ा। एक नवजात क्षेत्र योद्धा की शक्ति और ताकत एक साधारण प्राथमिक क्षेत्र योद्धा से कहीं ज्यादा थी। मो यान्यू भी अपनी खूबसूरत आंखों में हत्या के इरादे से उसका पीछा करती हुई अपनी सेना को पीछे छोड़कर चली गई। उसने कसम खाई कि जैसे ही वह शी यान को पकड़ लेगी, उसे मार डालेगी। शी यान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने शरीर के अंदर की सारी गहन क्यूई को अपने पैरों की नसों में केंद्रित कर लिया। हर बार जब वह कठोर जमीन पर एक कदम रखता, तो उसका दुबला शरीर 7 या 8 मीटर आगे की ओर उड़ जाता। जल्द ही वह विशाल ज़ेड ब्लेड मकड़ियों के करीब पहुंच गया। का ज़ेड ब्लेड स्पाइडर अपने 8 पैरों को कीचड़ में फंसाकर दलदली भूमि में घूम रहे थे। जल्द ही वे झाड़ियों में गायब हो गए। शी यान उनके पीछे पीछे 5-6 मीटर ऊंची घनी झाड़ियों में चला गया। उसका चेहरा और भी घबरा रहा था। वह भूल चुका था कि ज़ेड ब्लेड मकड़ियां कितनी डरावनी होती हैं और सामने खड़ी एक मकड़ी को घूरता रहा। झाड़ियों में घुसते ही ज़ेड ब्लेड स्पाइडर अचानक धीमे हो गए।
दो जेड ब्लेड स्पाइडर अचानक अपनी आंखों में एक अजीब सी रोशनी के साथ घूमे। ऐसा लग रहा था कि वे झाड़ियों में पीछा किए जाने से परेशान थे। जेड ब्लेड स्पाइडर को शियान के इरादे का पता नहीं था। 3 मनुष्यों द्वारा पीछा किए जाने के कारण उन्होंने शायद सोचा कि वे लड़ना चाहते थे। जेड ब्लेड स्पाइडर में से एक ने अजीब तरह की तीखी आवाज के साथ चीख मारी। अचानक 4 अन्य जेड ब्लेड स्पाइडर ने मुड़कर सीधे शियान की ओर देखा। शियान अभी भी शांत था। उसने अपनी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं की, बल्कि बहुत तेज गति से जेड ब्लेड स्पाइडर की ओर बढ़ा। शियान पहले से कहीं ज्यादा एकाग्र था। उसका दिमाग शीशे की तरह साफ हो गया था। अचानक वह फिर से उस अद्भुत अवस्था में पहुंच गया था। उसके आसपास की हर चीज उसके लिए बहुत साफ हो गई थी। वह जेड ब्लेड स्पाइडर के बीच कम आवृत्ति वाले संचार को भी सुन सकता था, साथ ही उसके पीछे मास्टर कारों की तेज हरकतें भी। वह कुछ भी मिस नहीं कर सकता था। शियान की तेज हरकतों से उसके आसपास की हवा 2 हिस्सों में बंट गई और उसने जल्द ही अपने चारों ओर एक तेज हवा बना ली। वह अपने कानों के पास हवा के बहने की आवाज को और तेज सुन सकता था। जैसे ही शियान उन जेड ब्लेड मकड़ियों से टकराने ही वाला था, उसने अचानक हवा में दिशा बदली और एक जेड ब्लेड मकड़ियों से 1 मिलीमीटर आगे निकल गया। वह इतना करीब था कि वह लगभग मकड़ी के ब्लेड जैसे पैरों से घायल हो गया। शियान जल्द ही जेड ब्लेड मकड़ियों के समूह से आगे निकल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे दौड़ता रहा। जेड ब्लेड स्पाइडर गंभीर रूप से उत्तेजित और चिढ़ गए। The 6 jade blade spiders felt like they were fooled by this man in front of them. They had never felt so humiliated. With a sharp scream, the 6 spiders started racing towards Shiyan. Master Karu and Mo Yanyu ran into the bushes one after another, but they had lost track of Shiyan and only saw the 6 raging jade blade spiders. Master Karu suddenly stopped chasing, and said with an icy light in his eyes, "That boy must have hidden somewhere in these bushes. Maybe he has run through the flock of jade blade spiders and is ahead of them right now." Mo Yanyu asked with a frown and some uncertainty in her voice. Master Karu sniffed. Even if he is bold enough, he couldn't have survived the jade blade spiders. The 8 spider legs are like meat grinders. This place is the proprietary land of the jade blade spiders. If he did become the target of those spiders, he would have already been killed without a doubt. Yeah, that makes sense. Mo Yanyu agreed with Master Karu. The two of them then split up and started to search the bushes for traces of Shiyan. On the other side, Shiyan was crazily looking for his way out of the bushes in this dark forest. He was running as fast as he could, but so were those 6 jade blade spiders behind him. Soon the spiders were closing in on him. In this part of the dark forest, there were no tall trees, nothing but low bushes which seemed to be continue on forever. Shiyan couldn't see the end of them. The bushes were not that strong, and were easily destroyed simply by a scratch of the spider's legs. Therefore, Shiyan couldn't find a tree to hide a rest. All he could do was to keep running like hell. He really hoped he could get rid of those jade blade spiders behind him. Luckily for him, there was a magical energy spilling out from his meridians which flowed into his veins and mixed with his profound chi. His profound chi was therefore much stronger and more concentrated than ever. Otherwise, he couldn't have possibly kept up the pace for so long, and probably would have been slaughtered by those fearsome jade blade spiders and their sharp legs. With the strong movements of the profound chi inside the veins in his legs, Shiyan felt like they were full of power. Every time he stepped hard on the ground, he would fly up as light as a feather and flew several meters forward. Shiyan couldn't help admiring the amazing power of profound chi and was more and more determined to become a great warrior. Shiyan couldn't remember how long he had been running for his life, but now he was really exhausted. After such long time running, he could feel the power of the profound chi inside his legs declining sharply, and he was not running as fast as before. As he slowed down, the jade blade spiders didn't. These demon beasts had one of the strongest physiques. They didn't need the support of any extra energy to rampage all over the place. Damn, those 8-legged bastards are really a pain in the ass in the dark forest. The jade blade spiders were drawing closer to Shiyan and were almost upon him. Shiyan's heart was beating like a jungle drum and his back was sweating like a waterfall. According to the situation, he knew that sooner or later he would be captured by those jade blade spiders.
By that time, he would have already run out of profound chi and would have no way to defend himself against those giant spiders. Water. Suddenly Shi Yan could feel a moist vapor coming from his left side with his sharpened senses. Shi Yan took a deep breath and smiled with joy. He suddenly changed direction and rushed towards his left. There is water here. Shi Yan concentrated his senses and listened closely to his surroundings. Not surprisingly, only a few minutes after he changed direction, Shi Yan could hear the most wonderful sound of water flowing in the distance. Only a few minutes later, a new landscape spread out in front of Shi Yan's eyes. There was a large waterfall, with the water curtain disappearing into the deep pool like shooting stars in the galaxy. Some of the falling water sprayed onto the giant rocks on the shore, with water drops spilling and jumping all over the place like pearls and dense water vapor rising above the pool like a net. Splash! Shi Yan quickly jumped into the freezing pool like a swift arrow. He felt instantly relieved, and thought that he could finally ditch those jade blade spiders. Splash! 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 However, the 6 giant spiders also followed him into the deep pool, one by one. They were floating above the water like boats. With their 8 giant legs moving around in the water, they swam quickly towards Shi Yan. Damn it! There was no time for Shi Yan to take a break and he was absolutely desperate. Seeing those jade blade spiders approaching, he had no choice but to dive into the water and swim towards the bottom of the pool. Shi Yan kept holding his breath and dived deeper and deeper into the pool. He only dared to look up when he was already more than 7 meters under the surface. From beneath, he could clearly see the sharp legs of those 6 jade blade spiders. The spiders were stabbing their legs, which were as sharp as knives, into the water and chopping around. The jade blade spiders were not afraid of the water and they had no difficulty floating above the surface. However, it seemed they didn't want to dive under the water. The 6 beasts were just blindly stabbing and chopping their legs into the surface, but only the surface. Seeing this, Shi Yan was quite relieved. He held his breath and waited patiently in the water. Holding his breath was one of Shi Yan's strengths. He had participated in a lot of extreme sports programs like this before and therefore had rich experience in this. With one breath, he could survive underwater for more than 10 minutes. जेड ब्लेड स्पाइडर पानी पर ज्यादा देर तक नहीं रुके. कुछ देर तक उनके पैर काटने के बाद जब शी यान का कोई सुराग नहीं मिला, तो 6 विशालकाय जानवर एक के बाद एक पूल से बाहर निकल गए. तभी शी यान सतह पर तैर सकता था. जब उसने 6 जेड ब्लेड मकड़ियों को किनारे पर देखा, तो उसने तुरंत तैरना बंद कर दिया और उन राक्षस जानवरों को गुप्त रूप से बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया. 6 राक्षस जानवर जल्द ही चले गए. तभी शी यान पानी की सतह पर आया. उसने आसपास की नम हवा में गहरी सांस ली और वापस पूल के तल पर गोता लगाया. अपनी सांस खत्म करने के बाद वह पूल के कोने पर एक विशाल चट्टान के पास फिर से पानी की सतह पर आ गया. उसने ये प्रक्रिया बार बार दोहराई, सांस लेते हुए, गोता लगाते हुए और ऊपर उठते हुए, सांस लेते हुए, गोता लगाते हुए और ऊपर उठते हुए. उसे थोड़ी चिंता थी कि वे जेड ब्लेड स्पाइडर वापस आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा चिंता इस बात की थी कि मास्टर कारू और मोयान्यू उन विशालकाय जानवरों के पदचिह्नों का अनुसरण करके उसे ढूंढ लेंगे. इसलिए वह बहुत सावधान था, जल्दी से पानी से बाहर आने को तैयार नहीं था. पूल के तल पर शी यान अभी भी अपनी सांस रोके हुए था और अपना ध्यान कर रहा था. वह अपने मेरिडियन से प्रकट हुई अजीब ऊर्जा के बारे में सोचने लगा. उसे याद आया कि जब 2 योद्धाओं की मृत्यु हुई थी, तो वह पास में ही था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपने मेरिडियन के माध्यम से उनकी सारी गहन क्यूई चुरा ली थी. फिर भी उसने निश्चित रूप से उन 2 योद्धाओं से कुछ मूल्यवान प्राप्त किया था. जब वह जेड ब्लेड स्पाइडर से भाग रहा था, तो उसे अपने मेरिडियन से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई. यह ऊर्जा इतनी शुद्ध थी और जब यह उसके शरीर के अंदर उसके गहन क्यूई के साथ मिली, तो ऊर्जा ने तुरंत उसके गहन क्यूई को बहुत तेजी से बढ़ा दिया और यह मिनटों में लगभग 2 गुना हो गया. लेकिन शी यान यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था. क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मेरिडियन ने उन 2 योद्धाओं से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया हो, इस ऊर्जा को अधिक शुद्ध और केंद्रित शक्ति में परिष्कृत कर दिया हो और शी यान के अपने शरीर को सशक्त बना दिया हो. उसे नीचे खींचे. 01:33 ट्रुविड अध्याय 10 उसे नीचे खींचो. पूल के तल पर शी यान ने धीरे धीरे अपनी गहन क्यूई को पुनः प्राप्त कर लिया था जो उन जेड ब्लेड मकड़ियों से भागने से थक गई थी. वह चुपके से पूल के आसपास के वातावरण को बहुत ध्यान से देख रहा था.
उसे यकीन नहीं था कि विशाल मकड़ियां वापस आएंगी या मो यान्यू और मास्टर कारू यहाँ आएंगे। बस सुरक्षित रहने के लिए उसने थोड़ी देर और पूल में रहने का फैसला किया, और तभी निकलेगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि अब वह खतरे में नहीं है। अपने शरीर के चारों ओर गहन क्यूई के प्रवाह के साथ शियान को लगा कि आराम की इस छोटी अवधि ने पहले से ही अपने गहन क्यूई के बहुमत को पुनः प्राप्त कर लिया है। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थी और वह सतह पर घास और पेड़ों के बीच से बहती हवा को भी सुन सकता था, इस तथ्य के बावजूद कि वह अभी भी पानी के नीचे था। कुछ ही देर में उसने किनारे पर एक खूबसूरत आकृति देखी। वह किनारे पर एक विशाल चट्टान के पास खड़ी थी, अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ अपने आसपास के माहौल को टटोल रही थी। शियान अचानक घबरा गया और चुपके से 3 मीटर गहरे पानी में गोता लगाने लगा। वह तभी चुपके से तैरता था जब उसे यकीन हो जाता था कि मो यान्यू उसे किनारे से नहीं देख सकता। शियान बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पूल की सतह पर कोई लहर पैदा करने से डर रहा था। वह बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था, पूल के तल पर एक मछली की तरह तैर रहा था। वह पूल के अलग अलग हिस्सों में भी तैरा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि किनारे के अलग अलग क्षेत्रों से कोई खतरा न हो। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मो यान्यू किनारे पर अकेली व्यक्ति थी, वह चुपके से उस चट्टान के करीब तैर गया जिसके पास वह खड़ी थी। वह 1 मिनट के लिए वहां रुका, पानी से सुंदर महिला की अस्पष्ट आकृति को देखता रहा। शियान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी बहुत धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता रहा। साले कमीने, मुझे पकड़ने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। मो यान्यू किनारे पर गालियां दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। छप छप, अचानक उसके पैरों के नीचे पानी से कुछ ऊपर उठा। मो यान्यू चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसके एक खूबसूरत पैर को किसी चीज ने जकड़ लिया। वह तुरंत ऊर्जा की एक तेज लहर से स्तब्ध महसूस करने लगी और उसका शरीर कमजोर होकर पूल में गिर गया। बूम! उसने महसूस किया कि उसके कोमल पेट पर किसी चीज ने जोर से मुक्का मारा है और तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। मो यान्यू तेजी से डूबने लगी। वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसने पूल से बहुत सारा पानी निगल लिया था, जिससे उसके आंसू लगभग रुक गए थे। जब वह आखिरकार अपने होश में आई, तो मो यान्यू ने पाया कि किसी ने उसे पकड़ लिया है और उसे क्रूर तरीके से पूल के तल पर खींच लिया है। जब वह आखिरकार करीब से देख पाए, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह लापरवाही के कारण शियान के जाल में फंस गई थी। ओह बकवास! Mo Yanyu was shocked by this. She knew that she was not a good swimmer, so she wouldn't want to fight with Shiyan here. She was grabbing the water with both hands, trying hard to float up to the surface to plan her next step. Huh, want to run? Try me. Shiyan couldn't help but snort. As soon as Mo Yanyu was dragged into the pool, he could tell that she was not good in the water. At that moment, Shiyan realized that this was his best shot, get revenge for himself and humiliate Mo Yanyu at the same time. How could he let such a great opportunity pass by? With one hand firmly grabbing Mo Yanyu's beautiful leg, Shiyan kept dragging her down with all his might. His other hand kept pounding hard into her abdomen with a strong fist, determined to make her swallow some more water. Boom! With another fist on Mo Yanyu's abdomen, Shiyan felt her skin, which was previously soft, suddenly became as solid as a steel. After this hit, she was not frustrated at all, but still working very hard to reach the surface of the pool. On the other side, after the hit, Shiyan felt an intense pain on his fist. She is using her profound chi for self-defense. Shiyan instantly realized that Mo Yanyu had started her own defense. Seeing her flailing in the water with both hands, getting closer and closer to the surface, Shiyan suddenly came up with 1,000 ideas. In 3 seconds, Shiyan had come up with a new plan. Mo Yanyu was still trying her best to reach the surface of the pool. Noticing that Shiyan had stopped punching her in the abdomen, she got a little too proud of herself, assuming that Shiyan had exhausted his means. However, not long after that smile appeared on her face, Mo Yanyu suddenly turned very pale in panic with a terrible look on her face. With one hand still grabbing her leg like a clam, Shiyan started to shamelessly harass her ass in the part between her thighs. This is the most precious and sensitive part of her body. She had not allowed any man to touch or violate it. But now this man in front of her was insatiably groping her thighs as if she were his bitch. Mo Yanyu felt so ashamed she almost couldn't breathe.
Just when she was about to burst into rage and fight with Shi Yan, Mo Yanyu found that the silk pants she had been wearing had been stripped down by Shi Yan. He had even torn down her little panties and left her entire lower body exposed in front of Shi Yan's eyes. She had never shown any man the secret part of her body. However, this man had successfully humiliated her in such an outrageous way. Mo Yanyu's mind suddenly went blank. Suddenly, she could feel a big finger forcing its way into her body, and it felt like she was being struck by a bolt of lightning. With a thread of electricity flowing through her body, she instantly went numb in her lower body. There was a warm wave of energy making its way out of her body. Shi Yan also felt shocked, but it didn't feel as good as he thought. He was actually hit by the lightning that came out of Mo Yanyu's body. It seemed that her body would defend herself by discharging a jolt of electricity shock when violated. This lightning had struck him pretty hard, and he suddenly couldn't feel his hands. All of a sudden, Shi Yan had lost his power. At the moment, Mo Yanyu suddenly felt herself much lighter in the water. She realized that Shi Yan had released her. She suddenly regained her senses. Forcing her way through the water with all her might, Mo Yanyu finally rose up to the surface of the pool, filled with grief and indignation. On the other hand, Shi Yan was still floating in the water, feasting his eyes on the million-dollar view above his head. He could clearly see the two sexy legs of Mo Yanyu moving around on the pool surface, her ass which had such a nice curve, as well as the delicious parts between her thighs which were apparently his favorite. However, he was affected pretty heavily and couldn't feel any strength right now. He couldn't do anything but let Mo Yanyu keep swimming towards a big rock on the shore of the pool. Before long, Mo Yanyu had arrived at the rock. She grabbed the rock with one hand, and screamed with a raging fire burning in her vicious eyes, "You fucking animal! Come out!" Having lost her pants, Mo Yanyu couldn't get out of the pool and still needed to hide her lower body in the water. She couldn't do anything but scream like hell. Her hatred was burning and lightning was dancing around her fingers. She would pay any price to burn Shi Yan into a crisp. After slowly operating his profound chi inside his body for a while, Shi Yan felt his discomfort had been mostly alleviated and he had recovered his strength. Still hiding in the water, Shi Yan stared at Mo Yanyu by the big rock on the shore for a while with a greedy look. He couldn't help licking his lips and fantasizing about the woman's body. Although she had a heart as dark as a scorpion, she had the most attractive look to any man, 1 in a million. He couldn't get enough of her. Now that Mo Yanyu had already set up her defense, Shi Yan knew that it was impossible for him to drag her down into the water again. This woman had achieved the nascent realm for warriors and possessed the scary lightning martial spirit. If she was already on alert, there's no way that he could strike again. If Mo Yanyu kept screaming and shouting like this, it wouldn't be long before Master Karu and the other warriors from the Mo family found the two of them. If he didn't get away now, he probably wouldn't get another chance later. Having thought about this, Shi Yan didn't hesitate at all. He quickly swam from one side of the pool to the other, away from Mo Yanyu, and got up onto the shore. He kept his little brother pretty aroused, teasing Mo Yanyu across the pool with a proud smile on his face and a big bulge in his pants. "Back then, just what the heck was that stuff coming out of your pussy? It was pretty warm and sweet. You must have enjoyed me back there." With her lower body still naked in the water, Mo Yanyu didn't dare to come onto the shore. Hearing him saying this, Mo Yanyu's body felt like it was hit by a lightning bolt. She screamed like crazy, "I'm gonna kill you. You bastard. I am so killing you. I swear, I will cut you into pieces." Shi Yan replied with a snort on his face, "Bitch. I've already tasted your pussy. How are you gonna get married? Kill me. Huh, next time, you won't be this lucky with only my finger inside of your body." After saying that, he shook his little brother in an exaggerated manner in front of Mo Yanyu's eyes, putting on a teasing smile, and left before she could burst out with rage. Shi Yan quickly disappeared into the bushes. Mo Yanyu was so angry that she could hardly breathe. She fired waves of lightning towards Shi Yan, but the lightning could barely cross the pool, degrading into little electric sparks and disappearing after a few hundred meters, to say nothing of hurting Shi Yan. Gasping heavily, Mo Yanyu could feel her hatred burning in her eyes endlessly. As much as she would like to strike back,
Her lower body was still naked in the water, so she wouldn't dare to make a move. After a while, after making sure that Xian wouldn't come back, she swam to the middle of the pool to retrieve her pants which were floating on the surface. Miss Mo, I remember you were chasing somebody. How come you jumped into the pool to take a nice bath? Mo Yanyu heard the creepy voice of Master Karu from behind her as she finished dressing on the shore. Startled, she quickly turned around, seeing Master Karu staring at her with two horny eyes. Master Karu was like a starving wolf, staring right at her wet body, which looked so delicious with its beautiful curves. Mo Yanyu was offended but couldn't say anything to Master Karu. She held back her raging anger and replied mercilessly, I was dragged down into the water by that motherfucking asshole. Oh, Master Karu nodded. His greedy eyes still didn't stop roaming over Mo Yanyu's sexy body. He said with a horny smile on his face, Miss Mo, you didn't let him do things to you, did you? Hell no, Mo Yanyu denied with a cold face, it's just I'm not good with the water, so he took the chance to get away. Which direction? Master Karu said with a weird frown, that guy had the strangest body structure. Even my gut-cutting poison couldn't break him. He was indeed a good trial subject. I won't let someone like him escape. Then let's not waste any time. Mo Yanyu was already furious. She didn't want to waste too much time with Master Karu and started chasing Xian right away, heading in the direction he disappeared. जैसे ही वह पलटी, मास्टर कारू ने अपनी डरावनी, ठंडी सांप जैसी आंखों से उसके सेक्सी उभारों को घूरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उसकी गीली मोटी गांठ को घूरने के बाद, मो यान्यू का खूबसूरत शरीर झाड़ियों में गायब हो गया। मास्टर कारू एक कामुक मुस्कान के साथ हंसे और बिजली की गति से उसके पीछे चले गए।